कंफर्म कर देंगे ऑडियो वीडियो क्लियर है। एवरीवन प्लीज कंफर्म इन द चैट बॉक्स बेटा, एम आई ऑडिबल, एम आई विजिबल क्लियरली टू ऑल ऑफ यू। Everyone please confirm in the chat box beta, am I audible, am I visible clearly to all of you? Yes, good evening all of you, good evening to all of you. Very good. How are you all? कैसे हैं आप सभी लोग? How are you all? ऑल क्लियर, वेरी गुड। ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है, वेरी गुड। कैसे हैं आप सभी लोग? सो आई होप यू ऑल आर गुड एंड प्रिपेयरिंग वेल फॉर योर एग्जाम। और भैया सभी लोगों ने पहली क्लास अटेंड कर ली है? जितने भी लोग इस क्लास में अवेलेबल हैं, हैव यू अटेंडेड, हैव यू फॉलोड द फर्स्ट क्लास? जो भी हम लोगों ने इसके पहले पहली क्लास कंप्लीट की, दैट वाज द इंट्रोडक्टरी क्लास। सब्जेक्ट का जो इंट्रोडक्शन था, कुछ बेसिक डाउट्स एंड क्वेरीज की बात थी। हैव यू अटेंडेड दैट क्लास? बिल्कुल बेटा, सभी लोग उस क्लास को अटेंड कर लेंगे। और जिन भी लोगों की वो क्लास मिस हो गई है अगर किसी भी रीजन से, तो डू अटेंड द क्लास। सभी क्लासेस को फॉलो करना है ताकि सभी कंसेप्ट को आप अच्छे से कनेक्ट कर पाएं। तो आई होप दोज हु आर रेगुलर इन द क्लास हैव ज्वाइंड द क्लास। जो लोग भी रेगुलर हैं क्लास में, सभी लोग क्लास में आ चुके हैं। और अब हम लोग शुभारंभ करने जा रहे हैं। अब हम लोग स्टार्टिंग करने जा रहे हैं अपने इस प्यारे से सब्जेक्ट की, जिसका नाम है सर्वेइंग। तो इस चैप्टर में क्या, इस क्लास में हम लोग क्या क्या बातचीत करने वाले हैं, इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो मैं ब्रीफ कर देता हूं एक बार। तो इस क्लास में बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है फंडामेंटल ऑफ सर्वेइंग। इस क्लास में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं इस टॉपिक का, इस चैप्टर का, चैप्टर नंबर 1 का, दैट इज द फंडामेंटल ऑफ सर्वेइंग। इसमें हम लोग को कुछ टॉपिक्स हैं जो कवर करने हैं। जैसे अगर फर्स्ट टॉपिक की बात करूं तो दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज सर्वेइंग। सबसे पहले तो हम ये समझना चाहते हैं ये सर्वेइंग होता क्या है। सबसे पहले तो हम ये समझना चाह रहे हैं सर्वेइंग, सर्वेइंग की डेफिनीशन क्या है। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द डेफिनीशन ऑफ द सर्वेइंग, जब हमें सर्वेइंग की डेफिनीशन के बारे में पता चल जाएगा, सर्वेइंग के बारे में समझ में आ जाएगा, then we will go for the next topic, that is going to be the objective of surveying। उसके बाद जो हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं that will be related to the objective of surveying, कि भैया ये सब्जेक्ट जो इतना पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, इसका यूज क्या है एज ए सिविल इंजीनियर, कहाँ पर इसका एप्लीकेशन है, कैसे इसका एप्लीकेशन है। इन सभी बातों पे हम लोग बातचीत करने वाले हैं। फॉर दैट वी विल कवर द टॉपिक दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्वेइंग। तीसरा टॉपिक जो आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, दैट इज गोइंग टू बी द डिवीजन ऑफ सर्वेइंग। डिवीजन ऑफ सर्वेइंग। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे, दैट वी विल डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग। क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग। नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग कंप्लीट करेंगे, सब टॉपिक अगर इस चैप्टर की बात करें, तो दैट इज गोइंग टू बी द प्रिंसिपल्स ऑफ सर्वेइंग। प्रिंसिपल्स ऑफ सर्वेइंग। और लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेशंस इन सर्वेइंग। ऑपरेशंस इन सर्वेइंग। तो ये भैया टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, ये 6 टॉपिक हैं। ये 6 सब टॉपिक हैं जो आपको इस चैप्टर नंबर 1 में कंप्लीट करने हैं। और ये सभी के सभी जो सब टॉपिक हैं, ये बेसिकली आपके सर्वेइंग सब्जेक्ट के फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग को, फंडामेंटल कंसेप्ट्स को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो दैट्स व्हाई वी आर कवरिंग ऑल दिस टॉपिक्स इन दिस चैप्टर, दैट इज द फंडामेंटल ऑफ सर्वेइंग। कहानी क्लियर है? अभी तो टेक्निकली बताया है, अभी हिंदी में भी बताएंगे।
अभी तो टेक्निकली सिलेबस लिख दिया है, टॉपिक लिख दिया है, चैप्टर लिख दिया है। अभी तो फील फैक्टर भी चालू हो जाएगा, चिंता मत करो। ठीक है, दोनों दोनों चीजें समझना जरूरी है ना, टेक्निकली भी समझना जरूरी है, और क्योंकि रिप्रेजेंटेशन जो हमें करना है एग्जाम में वो तो टेक्निकली ही करना, क्वेश्चन तो हमें टेक्निकल लैंग्वेज में ही पूछा जाएगा, और समझते हम लोग आसान भाषा में हैं। और ये प्रोसेसर हमारे पास है, ये तकनीकी हमारे पास है कि हम लोग अपनी भावनाओं को टेक्निकल कन्वर्ट कर लेते हैं। इसका फायदा उठाएंगे हम लोग। अरे जरूरी थोड़ा है कि टेक्निकली समझा जाए, किसने कहा टेक्निकल समझो? जिस तरीके से समझना आसान है उस तरीके से समझ लो। उसको कन्वर्ट करना हमें आता है, टेक्निकली हम उसको कन्वर्ट कर लेंगे, तो समझेंगे तो भाई हम आसान भाषा में ही। ठीक है, शुरू करें? चलो सब कुछ भूल जाओ। अब देखो यहाँ पे एक चीज क्लियर करता हूँ, आप में से कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्होंने जीवन में कभी ना कभी सर्वेइंग पढ़ा होगा। हो सकता है अपने इंजीनियरिंग के दौरान पढ़ा हो या उसके पहले बाद में पढ़ा हो। तो होता क्या है कि कई बार हमारा जो पहले से नॉलेज होता है वो नई चीजों को एक्सेप्ट नहीं करता है। ये ह्यूमन टेंडेंसी होती है। अगर हमें किसी चीज के बारे में कुछ पता होता है और अगर हमें उसी चीज के बारे में और बताया जाता है तो जनरली हमारा इंटरेस्ट लूज हो जाता है। हमें ऐसी गलत फहमी हो जाती है कि भाई ये चीज तो हमें आती है। समझ रहे हो? ये सबसे बड़ी इस दुनिया की गलत फहमी है। और जब हमारे माइंड को ये सिग्नल मिल जाता है कि हमें ये चीज आती है, या जब माइंड इस सिग्नल को पूरे बॉडी में ट्रांसमिट कर देता है ना, तो हमारा फिर सारे बॉडी पार्ट्स उसी तरीके से काम करने लगते हैं। हम कंसेप्ट को ध्यान से सुनेंगे नहीं, हम कंसेप्ट को ध्यान से समझेंगे नहीं, क्योंकि हमें लगता है ये चीज तो हमें पता है, और इस चक्कर में हम कुछ नया सीख नहीं पाते हैं। तो हम क्लास भी अटेंड करते हैं और एक प्री माइंडसेट जो था उसकी वजह से हम कुछ नया नहीं सीख पाते हैं और हमारा टाइम भी वेस्ट हो जाता है। तो एक छोटी सी गुजारिश है मेरी आप सभी लोगों से, ऐसे लोगों से खासकर जिन लोगों ने पहले इस सब्जेक्ट को कहीं ना कहीं पढ़ रखा है, जो कुछ भी आपने पढ़ रखा है वो सब कुछ सही है और अच्छा है, उसमें मुझे कहीं कोई डाउट नहीं है। बट आपसे एक छोटी सी गुजारिश ये है कि आप अगर ओपन माइंड करके बैठेंगे, अपना चीजों को एक्सेप्ट करने के माइंडसेट के साथ बैठेंगे, तो मेरे लिए उन कंसेप्ट्स को आप तक पहुंचाना आसान हो जाएगा और आप भी उन कंसेप्ट्स को एंजॉय कर पाएंगे। तो डू नॉट पुट द रेजिस्टेंस। तो वो थोड़ी भावनाएं जो आएंगी, वो जो थोड़ी सी फीलिंग्स आएंगी, उस पर आपको कंट्रोल करना है। हो सकता है कि शुरू में आपको लगे कि हाँ ये चीजें पता है, बट जैसे जैसे हमारा डिस्कशन उसी टॉपिक में आगे बढ़ेगा, मैं इस बात की आपको गारंटी देता हूं कि जो भी अभी आपका नॉलेज है, जो भी आपका अभी माइंडसेट है, उससे ज्यादा आपको सीखने को मिलेगा, उससे ज्यादा आपको पता चलेगा। ये मेरा एश्योरेंस है आपको। तो फॉर एग्जाम्पल हो सकता है बहुत सारे बच्चों को पता हो कि सर्वेइंग की डेफिनेशन क्या होती है। पहला टॉपिक है व्हाट इज सर्वेइंग। बहुत सारे आप में से ऐसे लोग होंगे जिन्हें पता होगा सर्वेइंग की डेफिनेशन क्या है। अभी मैं जब स्टार्ट करूंगा तो उन्हें लगेगा कि हाँ यही तो मुझे भी पता था। लेकिन ट्रस्ट मी, जब तक मैं इस टॉपिक को कंप्लीट करूंगा तब तक आप अपने आप के नॉलेज में 100% कुछ ना कुछ इंक्रीज हो चुका होगा, अगर आपने उस पूरे कंसेप्ट को ध्यान से सुना है और समझा है। तो बिना किसी रेजिस्टेंस के बिल्कुल ओपन माइंडेड होगी, क्योंकि देखो यार दिमाग का दरवाजा ही बंद कर लोगे तो मैं कैसे कंसेप्ट को अंदर भेज पाऊंगा? इतना टैलेंट तो नहीं है मेरे अंदर। अगर देखो ये बहुत सिंपल सी बात है, लोग कहते हैं सर आपने बहुत अच्छा पढ़ाया, बहुत अच्छा कंसेप्ट बताया, बट मेरे को ऐसा लगता है कि सीखने वाले का ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। हम तो चाहते हैं कि एक क्लास में अगर 500 बच्चे हैं तो सब के सभी सभी के सभी मेरे कंसेप्ट को सीख जाएं, बट कभी ऐसा नहीं होता है। 500 में से 50 बच्चे ही होंगे जो रैंक लाते हैं, 500 में से 50 बच्चे ही होंगे जो रिजल्ट लाते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार थे, उन्होंने कंसेप्ट को अच्छे से सुना, देवर गुड लिसनर। बाकी लोगों ने नई कंसेप्ट को ध्यान से सुना। तो कहने का मतलब क्या है, क्लास में बिल्कुल डिस्कशन, ओपन डिस्कशन के लिए बैठिए, तो चीजों को आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। छोटा सा एक डिस्क्लेमर था, मैं नहीं चाहता हूं कि किसी भी तरीके से आपकी इफिशियंसी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज हो। तो जो जो बातें मुझे लगती हैं कि इन पे ध्यान देना चाहिए, वो चीजें बीच बीच में मैं आपसे डिस्कस करता रहूंगा। आइए भाई, बिल्कुल बेसिक से मुद्दा स्टार्ट करते हैं, और मुद्दा ये बोलता है, ये जो प्यारा सा वर्ड बार बार घूम के आ रहा है,
सर्वेइंग, या फिर इसको अगर हम शॉर्ट में लिख दें सर्वे, हिंदी में आसान भाषा में, ऐसी भाषा में समझाओ कि जिससे मुझे समझ में आ जाए कि सर्वे का मतलब क्या होता है। इस वर्ड को सुनने के बाद, कोई नया वर्ड नहीं है, हम सभी, आप सभी 20, 21, 22 साल के हैं और अब तक आपने इस वर्ड को ना जाने जीवन में कितनी बार सुना होगा, इस सब्जेक्ट के आने के पहले भी। आज आप सर्वेइंग पढ़ रहे हैं सिलेबस में, आप इंजीनियरिंग में, लेकिन इंजीनियरिंग के पहले भी आप इस वर्ड से फैमिलियर थे, आप इस वर्ड को जानते थे। और वही मैं पूछना चाह रहा हूं, जब कभी भी आप इस वर्ड को सुनते हैं सर्वे, तो क्या समझ में आता है आपको? तो रत्नेश कह रहे हैं किसी चीज का निरीक्षण करना। काफी शुद्ध हिंदी इन्होंने बोल दी है, कुछ लोगों को समझने में तकलीफ हो सकती है। किसी चीज का निरीक्षण, निरीक्षण करना मतलब उसको एग्जामिन करना। अच्छा, और कोई बताओ, और कोई मतलब, सभी लोग बताओ। वर्ड अगर सबके सामने रखा गया है तो कोई ना कोई तो इंप्रेशन आएगा ही ना माइंड में कि सर सर्वे सुन के मुझे ऐसा समझ में आता है। एरिया सर्वे करें, वरुण कह रहे हैं एरिया सर्वे करें, ठीक है, बहुत बढ़िया। और सभी लोग बताओ। नीलू कह रही है मेजरमेंट, कि सर जब मैं सर्वे वर्ड ध्यान से सुनती हूं तो मुझे लगता है कि इट्स ऑल अबाउट द मेजरमेंट। डिटेल्ड स्टडी करना, वेरी गुड वेरी गुड यार, तुम लोग को तो काफी कुछ पता है। डिटेल्ड स्टडी करना, कलेक्शन इंफॉर्मेशन, डिटेलिंग, कलेक्शन डाटा, फील्ड एनालिसिस, बिल्डिंग के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, कलेक्शन डेटा, बहुत बढ़िया। यार देखो, एक हमारे पास बचपन में होती थी डिक्शनरी, अभी भी होती है ना? बचपन में होती थी डिक्शनरी, और अगर आप इस वर्ड की डिक्शनरी मीनिंग देखेंगे, सर्वे, इस वर्ड की अगर डिक्शनरी मीनिंग देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कलेक्शन ऑफ डेटा, कलेक्शन ऑफ डेटा। इट इज द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, दैट इज द सर्वे। इट इज द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, दैट इज द सर्वे, दैट इज द कलेक्शन ऑफ डेटा। अब भैया जरूरी नहीं है कि ये सिविल इंजीनियरिंग, बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन, रोड के कंस्ट्रक्शन के लिए ही बोला गया है। समझो इस बात को, किसी भी फील्ड का कोई भी डेटा अगर आप कलेक्ट कर रहे हैं तो आप सर्वे कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपसे बोला कि भाई जरा अपनी क्लास में, मान लो तुम्हारी क्लास में 60 बच्चे हैं, ठीक है, मैंने बोला उन सबकी हाइट का डेटा मुझे चाहिए। फॉर दैट व्हाट यू विल डू? अगर मैं बोलूं कि मुझे आपकी क्लास के जो 60 बच्चे का बैच है, उन 60 बच्चों की मुझे हाइट चाहिए, या उन 60 स्टूडेंट्स का मुझे वेट चाहिए, या उन 60 स्टूडेंट्स का मुझे क्लास 10th के मार्क्स का परसेंटेज की एनालिसिस चाहिए, या उन 60 स्टूडेंट्स के मुझे क्लास 12th के मार्क्स के परसेंटेज की एनालिसिस चाहिए, या उन 60 स्टूडेंट्स के मुझे पीसीएम के परसेंटेज की डिटेलिंग चाहिए, इन सभी के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? इन सभी काम के लिए क्या करना पड़ेगा? इन सभी के लिए आपको डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा। मानते हो कि नहीं? तो अब डेटा कलेक्ट करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, डेटा कलेक्ट करने के मेथड्स अलग अलग हो सकते हैं, बट अल्टीमेटली आप सभी से पूछेंगे कि भाई अगर फॉर एग्जांपल मुझे हाइट का डेटा चाहिए, तो मैं सभी 60 स्टूडेंट से उनकी हाइट की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करूंगा, और उस हाइट की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के बाद, उसको एनालाइज करने के बाद, उसको अरेंज करने के बाद मेरे पास एक डेटा सेट तैयार हो जाएगा, जो डेटा सेट रिप्रेजेंट कर रहा होगा उस क्लास के 60 स्टूडेंट्स की हाइट्स का डेटा। तो इन जनरल वी कैन से व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सर्वेइंग? सर्वेइंग इज द कलेक्शन ऑफ द डेटा, दैट्स इट। अब आप YouTube पे क्लास अटेंड करते हैं, YouTube सभी लोग देखते होंगे, कभी कभी देखा होगा आपने, स्किप सर्वे का ऑप्शन आता, देखा है? देखा है कि नहीं देखा? कभी कभी आ जाता है, कोई सर्वे आ जाता है, उसमें फिर थोड़ी देर बाद आप इसको स्किप कर देते हैं, वो आपकी चॉइस है। तो उसमें क्या होता है, क्वेश्चनायर होता है, वो पूछता है कि ये जो वीडियो आपने देखा है, ये वीडियो क्या आपके लिए यूजफुल है? क्या इस तरीके के वीडियो आप फ्यूचर में देखना चाहते हैं? वो आपकी चाहतों का डेटा कलेक्ट कर रहा है,
वो आपकी चाहतों का डेटा कलेक्ट कर रहा है कि भैया तुम्हारी चाहतें क्या है। अगर ये हमारा डेटा, हमारा ये इंफॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल है तो इस तरीके की इंफॉर्मेशन को आपके सामने अगले टाइम भी परोसा जाए। और अगर ये इंफॉर्मेशन, ये कंटेंट आपके लिए यूजफुल नहीं है तो हम ऐसे कंटेंट को आपके आगे से हटा देते हैं, आगे से आपको इसकी रिकमेंडेशन नहीं देंगे। यस और नो? वो भी तो सर्वे है, वो भी तो सर्वे है। जब तुमने सोचा था सर गेट की तैयारी करें, जब इंजीनियरिंग कंप्लीट करने वाले थे, तुम्हें लगा एक टाइम पे आके कि तुम्हें किसी एक अच्छे एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए, तो तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शन थे। बीइंग ए इंजीनियर यू कैन गो फॉर द बैंकिंग एग्जाम, बीइंग ए इंजीनियर यू कैन गो फॉर द सिविल सर्विसेज एग्जाम, बीइंग ए इंजीनियर यू कैन गो फॉर द इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम, बीइंग ए इंजीनियर यू कैन गो फॉर द एसएससी सीजीएल एग्जाम। आपके पास तो बहुत सारी चॉइस थी ना। ऐसा थोड़ा कि आपके लिए केवल गेट और ईएससी दो ही एग्जाम बचे हुए हैं। अरे आपके पास पचासों एग्जाम है जो आप क्वालिफाई करके अपने करियर में आप आगे बढ़ सकते हैं। देन व्हाट यू हैव डन, यू हैव कलेक्टेड सम इंफॉर्मेशन, यू हैव कलेक्टेड सम डेटा। तुमने क्या करा, अपने सीनियर से, अपने मिलने वालों से, अपने रिलेटिव से, जो भी तुम्हें काबिल लगा, अपनी फैकल्टी से डिस्कस किया कि सर मुझे क्या क्या करना चाहिए। सबने अपने अपने ऑप्शंस आपके सामने रखे और उन ऑप्शंस, उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे एक टाइम पे आपने उस इंफॉर्मेशन को पहले कलेक्ट किया, फिर उसको प्रोसेस किया, उसको समझा और उसके बाद आपने डिसाइड किया कि आउट ऑफ ऑल दिस एग्जामिनेशन मेरी रिक्वायरमेंट को सूट करने वाले ये दो एग्जाम हैं जिनसे मैं अपनी जिंदगी को शानदार बना सकता हूं और जिनके लिए मैं कैपेबल हूं, जिनके लिए मैं एफर्ट कर सकता हूं। वो है मेरे लिए गेट और ईएससी का एग्जाम और आपने उसके लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करी। ऐसे थोड़ा कि बस रैंडम स्टार्ट कर दी, वो भी तो सर्वे था। इसका एक्सपोजर समझ रहे हो? तो दैट इज नॉट रिलेटेड टू ओनली टू द बिल्डिंग। बहुत सारे लोगों ने आंसर दिया बिल्डिंग के रिस्पेक्ट में, कंस्ट्रक्शन के रिस्पेक्ट में, वो गलत नहीं था, वो गलत नहीं था। मैं आपको और बड़ी पिक्चर दिखाना चाह रहा हूं कि भैया सर्वे का इन जनरल मतलब क्या है। समझ गए? सर्वे का इन जनरल मतलब क्या है, समझ गए? किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है? तो सिंपली वी कैन से सर्वेइंग इज द कलेक्शन ऑफ डेटा। अब आते हैं सिविल इंजीनियरिंग एस्पेक्ट्स में। ये तो जनरल हमने सर्वे के बारे में समझ लिया। अब एज ए सिविल इंजीनियर हमें सर्वे करना, हमें डेटा कलेक्ट करना। अब इंपॉर्टेंट बात ये कि हम कौन से डेटा की बात कर रहे हैं। अभी आपने सर इतने एग्जाम्पल दिए, उसमें ये तो पता था कि ये डेटा कलेक्ट करना है। अब मैं सर ये जानना चाह रहा हूं, जब एज ए सिविल इंजीनियर मैं सर्वेइंग को देखता हूं तो मुझे कौन से डेटा की इंफॉर्मेशन चाहिए, कौन सा डेटा मैं कलेक्ट करूं, कैसे कलेक्ट करूं, अब आप ये जानना चाह रहे हैं। ठीक है मेरे लाल, जैसा मैंने आपको बताया था, कोई भी सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट, एनी सिविल, चलो एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से जल्दी समझ में आ जाता है ना। छोड़ो ये सब बातें कठिन कठिन। पढ़ाई कर रहे हो, इंजीनियरिंग कर रहे हो, पेपर निकालोगे, दिल में कहीं ना कहीं एक छोटा सा सपना होगा कि एक दिन अपना बड़ा सा घर अपना होगा। हर इंसान के दिल में कहीं ना कहीं एक छोटा सा सपना होता है कि एक उसका बड़ा सा घर हो। है कि नहीं है? ये सपना है कि नहीं है, पहले ये बताओ। पता लगा सपना ही नहीं है, बातें करे पड़े हैं। आप सभी का ये ड्रीम है कि नहीं, एक छोटा सा सपना है कि एक बड़ा सा घर हो अपना। है, सभी को होता लगभग लगभग। हम्म, होता है। चलो और तुम्हारे सपनों की बात करते हैं तो तुम अच्छे से कनेक्ट भी कर पाओगे। ड्रीम हाउस, बहुत बढ़िया, बहुत ही प्यारी बात। ड्रीम हाउस की बात होती है। अब हम नहीं है सिविल इंजीनियर, हम एक, चलो दूसरे बैकग्राउंड से मान लो, हम नहीं जानते सिविल इंजीनियरिंग क्या होता है, कुछ नहीं होता, बट सपना तो सपना है ना भाई। ऐसा थोड़ा सिविल इंजीनियर को ही सपना आते हैं। एक छोटा सा सपना है कि एक बड़ा सा घर हो, ये सपना तो कोई भी इंसान देख सकता है। ये सपना तो कोई भी इंसान देख सकता है। एक बैंकिंग वाला आदमी भी देख सकता है, एक कॉमर्स वाला आदमी भी देख सकता है, एक डॉक्टर भी देख सकता है। जरूरी थोड़ा है कि सिविल इंजीनियर है तो वही घर बनवाएगा अपना।
हैं? चलो तो अब ऐसा सपना है तो कैसे पूरा होगा? चलो तुमको मैंने बोला, मान लो थोड़ी देर मेरी इन बातों पे भरोसा कर लो। मान लो तुमने इंजीनियरिंग कंप्लीट कर ली है, तुम्हारा बढ़िया सा एक पैकेज पे जॉब लग गई है, पीएसयू मिल गया है तुम्हें, और सब एकदम बेहतरीन, एकदम सब लाइफ एकदम स्मूथ चल रही है। पैसा ही पैसा, कोई दिक्कत नहीं है। पैसा ही पैसा है। अब तुम एक अपने सपनों का घर बनाना चाह रहे हो, कहां से कहानी शुरू करोगे? जो जो मन में आता जाए बस वो बताते जाना, आराम से, तसल्ली से। जो जो मन में आता जाए बस वो बताते जाना। तुम्हारे पास फाइनेंशियली कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ वेल सेटल्ड हो, भगवान का पूरा आशीर्वाद है तुम्हारे ऊपर, मेहनत करी है तुमने, तो उसके फल तुम्हें मिल गए। अब कह रहे हैं सर्वे करेंगे, अरे सर्वे से बाहर निकलो यार। ले चलेंगे, सर्वे में भी ले चलेंगे। वो सर्वे ही करेंगे, इतना पैसा फिर भी सर्वे करेंगे। तुम क्यों सर्वे करोगे यार? हद है। हैं? थोड़ा बड़ी पिक्चर देखो ना, जबरदस्ती तुम छोटी पिक्चर देख रहे हो। तो तुम ये डिसाइड करोगे कि भाई मुझे अपने शहर के किस एरिया में, अपने शहर के किस एरिया में मुझे घर बनाना है, ये तो तुम डिसाइड करोगे। ये तो तुम्हारी चॉइस होगी ना, तुम्हारा घर है, पड़ोसी थोड़ा डिसाइड करेगा कहाँ रहोगे। तो तुमने डिसाइड किया कि भाई इस एरिया में, इस लोकेलिटी में मुझे घर बनाना है ना? चलो लोकेशन तुमने फाइनल कर ली, बहुत बढ़िया, बहुत तेज हो। ठीक है। तो भैया उसके बाद अगला काम क्या आता है, जो नॉर्मल अगर देखें, जो एक नॉर्मल प्रोसेस होता है कि आप अपने घर के लिए कुछ जमीन एक्वायर करेंगे। आप अपने घर के लिए कुछ जमीन, लैंड एक्वायर करेंगे, यस और नो, खरीदेंगे, यस और नो? ऐसा तो है नहीं जहां मन हुआ वहां घर बना लिया। खरीदोगे। अभी जैसा मैंने आपको बताया कि कोई रिसोर्सेस की कमी तो है नहीं, तुमने ये जमीन खरीद ली, बहुत बढ़िया। अब क्या करोगे? अब क्या करोगे? जमीन खरीद ली, बन गया घर। जमीन खरीद ली, बन गया घर। जमीन खरीद ली, बन गया घर। कह रहे हम एस्टिमेशन एंड डिजाइनिंग कर लेंगे। अरे तुम सिविल इंजीनियर नहीं हो, मान लो ना थोड़ी देर के लिए। अभी तो बताया। बहुत बढ़िया। तो अब एक और प्रजाति होती है जिसको बोलते हैं आर्किटेक्ट। एक और प्रजाति होती है जिसको बोलते हैं आर्किटेक्ट, वास्तुकार। तो अब हम जाएंगे। अब हमें तो नहीं पता है कि भैया कैसे क्या होता है। ठीक है, हम अपनी फील्ड में एक्सपर्ट थे, हमको नहीं पता, हम गए। किसके पास गए? आर्किटेक्ट जनरली मैडम ही होती हैं। हैं? जनरली मैडम ही होती हैं, तो आर्किटेक्ट मैडम के पास पहुंचे। हैं? आर्किटेक्ट का पहला सवाल क्या होगा? आर्किटेक्ट का पहला सवाल क्या होगा? बताइए भाई, क्या रिक्वायरमेंट है? तो आप बोलेंगे हमारे पास जमीन है। जैसे ही आप बोलेंगे कि हमारे पास जमीन है, तो आर्किटेक्ट क्या बोलेंगे आपसे कि कितनी जमीन है? ले हुआ बवाल। आर्किटेक्ट ने जैसे ही पहला सवाल पूछा कितना जमीन है, खेल खत्म, टाटा बाय बाय। ये तो हमें पता ही नहीं है। काम चलेगा क्या? बताओ। काम चलेगा क्या ज्यादा? इसके आगे काम बढ़ पाएगा? कुछ नहीं हो पाएगा, खेल खत्म। तो आपको बताना पड़ेगा कि भाई हमारे पास इन द टर्म्स ऑफ एरिया, या फिर आप इसकी डायमेंशन बता दीजिए कि हमारे पास इतने बाई इतने की लैंड है, या इतना टोटल एरिया है लैंड का। कुछ लोगों ने बोला डायरेक्शन क्या है, फेसिंग क्या है। तो ये आपको डायमेंशंस और ये बेसिक जानकारी पता होनी चाहिए। ये तुम्हारी जो जमीन है, जिसमें तुम्हारा नाम लिखा हुआ है कागजों में, इसका मेजरमेंट तुम्हें पता होना चाहिए। कौन, कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा?
तो सर हमें इसके लिए कुछ अपने इस प्रॉपर्टी को डिफाइन करना पड़ेगा। तो मान लो सर हमने ये ABCD पॉइंट ले लिए। अब अगर हम इनका मेजरमेंट कर लें तो हमें डायमेंशन और एरिया पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा? मेजरमेंट परफॉर्म करोगे। इसी इसी डेटा की बात कर रहा था मैं, इसी डेटा की तो मैं बात कर रहा था। अब ऐसा तो है नहीं कि तुम और आर्किटेक्ट धूप में यहीं बैठे गप्पे मार रहे हो, ऐसा तो है नहीं। आर्किटेक्ट अपने ऑफिस में, आर्किटेक्ट वाले की लाइफ बड़ी सेटल्ड होती है। वो एसी वेसी में रहते हैं एकदम ज्यादातर। मस्त लाइफ होती है उनकी, पता है कि नहीं? सिविल इंजीनियर से लाख गुना अच्छी लाइफ होती है आर्किटेक्ट की। बढ़िया किसी आप कॉर्पोरेट ऑफिस में बैठे हुए हैं, एकदम चिल्ड, 18 का टेम्परेचर है एसी का, वहां बैठ के ये बातें हो रही हैं ना। और आर्किटेक्ट वालों का ऑफिस भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि सारी कला तो उन्हें अपने ऑफिस में ही दिखानी होती है। समझ रहे हो ना? अब ऐसा तो है नहीं तुम्हारा बहुत सुंदर घर बनाएंगे, खुद कबाड़ खाना बना हुआ है। हैं? समझ रहे हो? तो बेहतरीन सा माहौल होता है, एकदम एकदम झमाझम वाला। अब बातें हो रही हैं, हाँ हमारी झज्जर में जमीन है इतने बाई इतने की, चलो आपने बता दिया। अब वो कहेंगे अच्छा बताओ क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तुमने कहा हमारी रिक्वायरमेंट क्या क्या है, सुनिए। हमारी रिक्वायरमेंट है भैया कि हमें चाहिए कम से कम 3 रूम, हमें चाहिए कम से कम 3 वॉशरूम, स्टॉक भी हैं तुम्हारे, खूब बड़ा घर बनाना है। हमें चाहिए कम से कम एक बहुत बड़ा सा किचन चाहिए, एक बहुत बड़ा सा हॉल चाहिए, XYZ। ये लो सारे शौक तुमने अपने बता दिए हैं, सारे शौक तुमने बता दिए। ठीक है, देखो बता रहे हेलीपैड भी चाहिए, हाँ सही है, बिल्कुल सही है। भगवान करे तुम्हारे सारे अरमान पूरे हों। ठीक है, होंगे क्यों नहीं होंगे। ठीक है, तो भैया आपने आपने रिक्वायर बहुत बढ़िया, इन्हें चाहिए स्विमिंग पूल, इन्हें चाहिए टेरेस गार्डन, सब इन्होंने बता दिया। उसने तुम्हारी रिक्वायरमेंट तो सुनी और फिर तुमसे पूछा आपके जो जमीन है उसका जरा एक बार डायमेंशन फिर से बताइए। फिर उन्होंने पूछा, इतना सुनने के बाद आर्किटेक्ट ने क्या पूछा कि तुम्हारी घर की जो जमीन की जो डायमेंशन एक बार बताओ जरा, हम भूल गए हैं। तुमने बताया हमारी जो डायमेंशन है ना वो 3 मीटर बाई 9 मीटर है। समझ रहे हो? कह रहे हैं हाँ हमने जमीन जो खरीदी है ना वो 3 मीटर बाई 9 मीटर का, कहेगा निकल लो। हाँ? देख रहे हो? कहेगा भैया तुम्हारी चाहते पूरी नहीं हो पाएंगी, इतना आर्किटेक्चर में हमें नहीं पढ़ाया गया है। समझ रहे हो? तो क्या तुम्हारी रिक्वायरमेंट यहाँ पे फुलफिल होंगी? क्या ये तुम्हारी रिक्वायरमेंट यहाँ पे फुलफिल होंगी? बताओ, खतरा है। ये सब डिसीजन कैसे ले रहे हो तुम? अरे तुम्हारे पास मेजरमेंट का सेंस है, तुम्हें पता है 3 मीटर कितना होता है, तुम्हें पता है 9 मीटर कितना होता है। तभी तो ये डिसाइड कर पा रहे हो। किसी इंसान को पता ही नहीं 3 मीटर क्या होता है, 9 मीटर क्या होता है, रूम के डायमेंशन क्या होते हैं, वो क्या डिसाइड करेगा इन सब बातों को सुनने के बाद? समझ रहे हो खेल मेरे लाल? तुम अपने इस जमीन की डायमेंशन को मेजर करोगे तो अल्टीमेटली तुम डेटा ही तो कलेक्ट कर रहे हो। तो अब तुम थोड़ा पढ़े लिखे हो तो तुम इतना सब ड्रामा नहीं करोगे। तुम क्या करोगे, इस जगह का तुमने एक बना रखा है मैप, इस जगह का तुमने एक पेपर में बना लिया मैप, डायमेंशन अमेंशन सब लिखी है, सीधे गए आर्किटेक्ट मैडम को ये पकड़ा दिया, आप खेलो। सीधे गए आर्किटेक्ट मैडम को ये पकड़ा दिया कि ये हमारी जमीन है, ये उसका मैप है, सारी डायमेंशन लिखी हुई है और ये हमारी रिक्वायरमेंट है, मेहनत करना स्टार्ट करिए। अब उन्होंने क्या करा, इन सभी चीजों को तुम्हारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से फीड किया।
अब बढ़िया एक घर का नक्शा बना के दिया एक पेपर में, एक पेपर लिया, उसमें एकदम बेहतरीन तरीके का पार्किंग सार्किंग सब कुछ लगा लगू के एक बढ़िया सा प्लान बना के दे दिया। सर ये भी पेपर है, सर ये भी पेपर है, और सर ये भी पेपर है। इसको आप मैप बोल रहे हैं, इसको आप प्लान बोल रहे हैं, हमें समझ ही में नहीं आ रहा है। इसको, इस पेपर को आप बोल रहे हैं मैप, और इस पेपर को जहां पर उन्होंने हमारी प्लानिंग करके दी है कि हाँ ऐसा ऐसा अरेंजमेंट रहेगा, कुछ इस तरीके से आपका घर बनेगा, इसको आप बोल रहे हैं प्लान। अभी समझाएंगे, अभी समझाए ही नहीं है। तो भैया जब ये प्लान तुम्हें पसंद आ गया, अब क्या करोगे? जब ये प्लान तुम्हें पसंद आ गया, अब अगला काम क्या करोगे? दो तीन चार पांच ऑप्शन दिखाए उन्हें, और तुम्हें मान लो कोई एक प्लान सूट कर गया कि हाँ ये बढ़िया है, ये बेहतरीन लग रहा है, ऐसे ही बनवा लेते हैं। तो भैया जब एक प्लान फाइनल हो जाएगा तो क्या करोगे? इस प्लान को आके, इस, लेट मी चेंज द कलर, कलर चेंज करते हैं, इस प्लानिंग को आकर यहां पर जमीन में एज इट इज इंप्लीमेंट भी तो करोगे हैं? कि बस कागज में बन गया घर, हो गई खुशी बल्ले बल्ले? हैं? इसको एग्जीक्यूट भी तो करोगे। ये जो तुमने बेटा कमरा बनाया है ना इतना बड़ा, ये कमरा ऐसे ही बनना चाहिए, तब आके मजा आएगा। ऐसा ना छोटा सा बना दिया है, बहुत बड़ा बना दिया। तुम्हें नहीं लगता है वहां पर भी हमें डायमेंशंस की जानकारी होनी चाहिए, वहां पर भी हमारे पास डेटा अवेलेबल होना चाहिए, तभी हम इस प्लानिंग को एज इट इज इंप्लीमेंट कर पाएंगे, तभी हम इस प्लानिंग को एज इट इज इंप्लीमेंट कर पाएंगे। मतलब हमारे पास जमीन की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, हमारे पास हमारी रिक्वायरमेंट की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, हमारे पास प्लान की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, देन ओनली वी कैन इंप्लीमेंट दिस प्लानिंग ऑन द ग्राउंड। एक बार आपने ग्राउंड की इंफॉर्मेशन को पेपर में रिप्रेजेंट किया था, ये देखो, एक बार आपने अपनी जमीन की इंफॉर्मेशन को पेपर में रिप्रेजेंट किया है, और एक बार आपने पेपर की प्लानिंग को जमीन पे इंप्लीमेंट किया है। दोनों ही कामों के लिए तुम्हें सर्वेइंग आनी चाहिए, दोनों ही कामों के लिए तुम्हें सर्वेइंग आनी चाहिए, तुम्हारे पास डेटा होना चाहिए, तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। और ये तो एक छोटा सा सिविल इंजीनियरिंग का प्रोजेक्ट है। याद करो मेरी वो बात, जब थोड़ी देर पहले मैं तुमसे बोल रहा था कि किसी भी सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट के लिए सबसे पहला जो स्टेप है वो है सर्वेइंग। हटाओ इस घर को, आओ बात करते हैं साहब एक रोड की, आओ बात करते हैं एक डैम की। कोई भी सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट ले लो, कहानी तो सेम रहेगी। ये बढ़िया कहानी है, एक कंसेप्ट हर जगह लगा दो। कहने का मतलब क्या है कि जब कभी भी हम कोई भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं, तो उसमें सबसे पहले मुझे प्लानिंग के लिए चाहिए उस जगह का मैप, और प्लानिंग करने के बाद उसको मुझे ग्राउंड पे एग्जीक्यूट भी करना है, ग्राउंड पे उस इन चीज को एग्जीक्यूट भी करना है, और दोनों के लिए मुझे परफॉर्म करने पड़ेंगे मेजरमेंट, क्योंकि दोनों के लिए मेरे पास होना चाहिए डेटा। इसी कला को बोलते हैं सर्वेइंग। अब समझ में आया एज ए सिविल इंजीनियर सर्वेइंग क्यों पढ़ना है? समझ में आया? तो अब जरा इसको टेक्निकली डिफाइन कर लें, व्हाट डू यू मीन बाय द सर्वेइंग। ये तो भावनाएं थी हमारी, अब जरा टेक्निकली डिफाइन कर लें। लो भैया अंग्रेजी में लिख देते हैं, तो मैं लिखूंगा सर्वेइंग इज एन आर्ट, वाह वाह, फॉर डिटरमाइनिंग, surveying is an art for determining the relative position of a point with the help of
with the help of linear and angular measurement. Point may be on the earth surface above the earth surface or below the earth surface. Or below the earth surface. This is the definition of the surveying. पढ़ो एक बार, दो बार पढ़ो इसको, दो बार पढ़ो फिर आगे बात करते हैं। ये डेफिनेशन लिखी मैंने। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द सर्वेइंग। सर्वेइंग इज एन आर्ट फॉर डिटरमाइनिंग द रिलेटिव पोजीशन। बहुत प्यारा सा टर्म है। एक जो नया टर्म मुझे देखने को मिल रहा वो है रिलेटिव पोजीशन। किसी भी पॉइंट की रिलेटिव पोजीशन को डिफाइन करने की जो कला होती है उसको बोलते हैं सर्वेइंग। ठीक है, अब ये रिलेटिव लिख, मार्क कर दिया बेटा, मार्क कर दिया वरुण, रिलेटिव पोजीशन क्या होती है। ठीक है, अभी आएंगे इसमें, अभी और भी मार्क कर रहे हैं, सुनो ध्यान से। अब इस रिलेटिव पोजीशन को डिफाइन करने के लिए मुझे कुछ मेजरमेंट करने पड़ेंगे, और वो मेजरमेंट हो सकते हैं लीनियर मेजरमेंट, वो मेजरमेंट हो सकते हैं एंगुलर मेजरमेंट। जिस पॉइंट की हम रिलेटिव पोजीशन डिफाइन करना चाह रहे हैं वो पॉइंट हमारा अर्थ सरफेस पे हो सकता है, वो पॉइंट हमारा अर्थ सरफेस के अबव कहीं हो सकता है, वो पॉइंट हमारा अर्थ सरफेस के बिलो भी कहीं हो सकता है। जमीन से 20 फुट नीचे कोई एक पॉइंट है, उसकी पोजीशन को डिफाइन करना है। जमीन से 20 फुट ऊपर कोई एक पॉइंट है, उसकी पोजीशन को आप डिफाइन करना चाह रहे हैं। जमीन अर्थ सरफेस पे कोई एक पॉइंट है जिसकी पोजीशन आपको डिफाइन करनी। पॉइंट में बी लाई एनीवेयर, जरूरी नहीं है कि पॉइंट हमेशा अर्थ सरफेस पे ही हो। पॉइंट में बी अबव द अर्थ सरफेस, पॉइंट में बी बिलो द अर्थ सरफेस, पॉइंट में बी ऑन द अर्थ सरफेस, कहीं पे भी पॉइंट हो। सर्वेइंग का मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो किसी भी पॉइंट की रिलेटिव पोजीशन को डिफाइन करना है। तो यहां पर मैंने दो तीन वर्ड मार्क किए हैं, एक तो रिलेटिव पोजीशन, एक होता है लीनियर और एक होता है एंगुलर। ये क्या होता है जरा ये समझ लेते हैं, तो फिर ये डेफिनेशन पूरी समझ में आ जाएगी। चलो बेटा बात करते हैं रिलेटिव पोजीशन की। चलो बेटा बात करते हैं रिलेटिव पोजीशन की कि ये रिलेटिव पोजीशन क्या होता है। बताओ ये लाइन बड़ी है कि छोटी? ये जो लाइन है वो बड़ी लाइन है या छोटी लाइन है? ये जो मैंने एक लाइन बनाई है ये बड़ी लाइन है कि छोटी लाइन है? बताओ। दिव्या कह रही स्मॉल, क्यों? सिद्धार्थ कह रहे हैं छोटी लाइन है। मिराज कह रहे हैं सर ये छोटी लाइन है। ये जो भी लोग बोल रहे हैं कि ये लाइन छोटी है या बड़ी है, मैं उनसे जानना चाह रहा हूं प्रभु किस ज्ञान के आधार पे आप ये कमेंट कर रहे हैं कि ये लाइन छोटी है या बड़ी है? ये लाइन जो मैंने व्हाइट कलर की बनाई है ये लाइन छोटी है या बड़ी है? ये किस किस ज्ञान के आधार पे आप कमेंट कर रहे हैं मुझे ये बता दीजिए। हम कुछ नहीं बोल सकते लाइन बड़ी है कि छोटी है, हद कर रहे हो यार। बच्चों से भी तुम्हारे हालत खराब है। देखो मैंने क्या बोला, भैया ये हरी वाली लाइन के रिस्पेक्ट में छोटी लाइन है, लेकिन ये येलो वाली लाइन के रिस्पेक्ट में बड़ी लाइन है। खेल बदल गया, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, पूरी बातें सुन लिया करो। ये व्हाइट वाली जो लाइन है वो ग्रीन वाली लाइन के रिस्पेक्ट में छोटी लाइन है, ये व्हाइट वाली जो लाइन है वो येलो वाली लाइन के रिस्पेक्ट में बड़ी लाइन है। यही तो है रिलेटिव, और क्या है रिलेटिव? है, यही तो है रिलेटिव पोजीशन, और क्या है? अब समझ में आया रिलेटिव पोजीशन का मतलब क्या है?
अब समझ में आया किसी भी पॉइंट की रिलेटिव पोजीशन का मतलब क्या है। मतलब उसकी पोजीशन हम डिफाइन करना चाह रहे हैं किसी एक रेफरेंस के रिस्पेक्ट में। हम किसी पॉइंट की पोजीशन को डिफाइन करना चाह रहे हैं किसी रेफरेंस के रिस्पेक्ट में। क्या हम बिना रेफरेंस के किसी भी पॉइंट की पोजीशन को डिफाइन कर सकते हैं? मजा नहीं आ रहा भाई रिस्पॉन्स में। सही सही बताएं तो देखो एनर्जी फिर कम हो जाएगी। देखो मैं पहले ही बता रहा हूं, एनर्जी फिर सीधे हेडिंग पड़ेगी, हेडिंग। वैसा चाहिए तो वैसा बता दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, सब तरह का अनुभव है। फिर सीधे हेडिंग पड़ेगी, खेल खत्म। समझ रहे हो? तो अब ये तुम डिसाइड कर लो इसमें, मैं कोई तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा हूं। आप डिसाइड कर लो सब्जेक्ट में क्या माहौल रहेगा, या आप डिसाइड करेंगे। पहले ही बता चुका हूं, एनर्जी डाउन नहीं होनी चाहिए। बात समझ गए बेटा? बात समझ गए? बोलो हाँ या ना। सब्जेक्ट सर्वे को एंजॉय करना है या सब्जेक्ट सर्वे को पढ़ना है, या आप डिसाइड कर लो। ठीक है, फिर बाद में मुझसे मत बोलना। हम्म, ठीक है। तो भैया आप समझ गए रिलेटिव पोजीशन बिना रेफरेंस के तो बात ही नहीं होगी साहब। अगर हम किसी भी पॉइंट की पोजीशन को डिफाइन करना चाहते हैं, हम उस पॉइंट की पोजीशन को तभी डिफाइन कर सकते हैं जब हमारे पास, सर एक रिक्वेस्ट है, माइक को थोड़ा पास कर लीजिए, वॉइस लो की वजह से ईयरफोन लगाने पड़ रहे हैं। भैया गला जितना ज्यादा, जितनी इसकी इफिशियंसी है, तुम विश्वास मानो 3 फ्लोर नीचे तक वाले को सुनाई पड़ रहा है, यकीन मानो। तुम पता नहीं तुम्हारा ईयरफोन सही है कि नहीं है, नीचे के नीचे वाले पढ़ाता तुम्हें, घर वाले आधा ऐसे सर्वेइंग सीख गए, मेरी मम्मी सर्वेइंग सीख गई हैं। तुम हो कहाँ? वो 4 साल में सुन सुन के सर्वेइंग सीख गई हैं। एक दिन मैं पढ़ा के नीचे गया, कह रहे हैं जो अपने घर के पास वाली रोड है, ये एमडीआर है कि ओडीआर है? रूह कांप गई मेरी एकदम, समझ ये क्या। हमने वाह। हम्म, सही बता रहा हूं मैं। पढ़ा रहा था, टाइप ऑफ रोड सुन लिया होगा उन्होंने, पूछ लिया वो वाली जो रोड है वो एमडीआर है कि ओडीआर, हमें भी नहीं समझ में आया थोड़ी देर तक, क्या बताएं इन्हें। तो उन्होंने दो दो तीन सब्जेक्ट तो उनके भी तैयार हैं, कहो तुमसे ज्यादा नंबर ले आए। हाँ, सोच रहे हैं इस बार फॉर्म भरा दे मम्मी को भी गेट का। हाँ, एस एच डी तो ऐसा ही कैलकुलेट कर देंगी। तो इतनी तेज बोलता हूं मैं कि नीचे तक सुनाई पड़ता है। तो तुम लोग तक तो सुनाई पड़ना चाहिए, अब इससे ज्यादा पास कर लेंगे तो फिर बोल नहीं पाएंगे। समझ रहे हो? ठीक है। हाँ, चलें आगे बातचीत करें। तो भैया रिलेटिव पोजीशन का मतलब क्या होता है ये समझ गए, मतलब सारा खेल रेफरेंस का है। जब तक रेफरेंस क्लियर नहीं होगा कुछ भी कमेंट नहीं करेंगे, कसम खा लो इस बात की आज। जब तक रेफरेंस क्लियर नहीं होगा लबल लबर नहीं करेंगे। लबल लबर समझते हो? बिना कुछ सोचे समझे चालू हो गए, उसको बोलते हैं लबल लबर हमारे यहाँ। क्या बोलते हैं? लबल लबर। पहले पूरी बात सुन तो लो, पहले पूरी बात सुन लो, समझ लो, फिर जवाब दो। तो जब तक किसी भी पॉइंट की पोजीशन, किसी भी पॉइंट की पोजीशन अगर पूछी जाएगी, हम तब तक कोई कमेंट नहीं करेंगे जब तक हमें रेफरेंस की जानकारी नहीं होगी। समझ रहे हो?
जब तक हमें रेफरेंस की जानकारी नहीं क्रिस्टल क्लियर होगी, हम कमेंट नहीं करेंगे। समझ गए? अगले दो प्यारे प्यारे वर्ड मैंने यहां पे मार्क किए हैं, एक लीनियर मेजरमेंट और एक होता है एंगुलर मेजरमेंट। आओ जरा इनकी बात करते हैं। बहुत शानदार चीज बताने वाले हैं तुम्हें, बताते नहीं बस तुम्हें बताएंगे आज। एक वर्ड मैंने लिखा हुआ लीनियर मेजरमेंट और एक लिखा हुआ है एंगुलर मेजरमेंट। एक वर्ड मैंने लिखा हुआ है लीनियर मेजरमेंट और एक वर्ड मैंने लिखा हुआ है एंगुलर मेजरमेंट। जरा ध्यान से सुनो। मेजरमेंट का मतलब होता है मापना, नापना। यस। लीनियर मेजरमेंट का मतलब होता है मेजरमेंट ऑफ द डिस्टेंसेस। भाई इतनी अंग्रेजी तो हमें भी आती, क्या समझ रखा तुमने है कि इतना भी नहीं पता होगा? लीनियर मेजरमेंट का क्या मतलब हो गया? मेजरमेंट ऑफ द डिस्टेंसेस। और एंगुलर मेजरमेंट का मतलब हो गया मेजरमेंट ऑफ द एंगल्स। मेजरमेंट ऑफ द एंगल्स। अब भैया ये डिस्टेंस कौन कौन सी होती हैं ये, और एंगल्स कौन कौन से होते हैं, हमें ये समझने हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर मैं किसी भी पॉइंट की रिलेटिव पोजीशन को डिफाइन करना चाहता हूं तो मैं कर सकता हूं। बस उस पॉइंट की रिलेटिव पोजीशन को डिफाइन करने के लिए मुझे कुछ मेजरमेंट्स करने पड़ेंगे। वो मेजरमेंट्स लीनियर मेजरमेंट हो सकते हैं, वो मेजरमेंट एंगुलर मेजरमेंट हो सकते हैं। लीनियर मेजरमेंट की अगर बात करें, डिस्टेंस की अगर बात करें, और मेरे लाल अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो क्या मैं बोल सकता हूं कि वो डिस्टेंस जो है वो हॉरिजेंटल डिस्टेंस हो सकती है या फिर वर्टिकल डिस्टेंस हो सकती है। उसी तरीके से ये जो एंगल्स हैं, ये एंगल्स हॉरिजेंटल एंगल हो सकते हैं या फिर ये एंगल जो हैं वो वर्टिकल एंगल हो सकते हैं। यकीन मानो मेरी इस बात का, तुम्हारा पूरा सर्वेइंग का सिलेबस जिसको तुमने 15 चैप्टर में डिवाइड किया था पिछली क्लास में, वो सब चैप्टर्स में घूम फिर के तुम्हें केवल इन्हीं मेजरमेंट्स की बात करनी है। योर इंटायर सिलेबस, your entire syllabus of the surveying deals only with the four types of the measurement: horizontal distance measurement, vertical distance measurement, horizontal angle and vertical angle. That's it. सर ये सब तो बातें सुनने में बहुत अच्छी लग रही हैं, हम तो यही नहीं जानते हॉरिजेंटल डिस्टेंस होती क्या है। हम तो सर यही नहीं जानते, हम तो भोले से नादान से बच्चे हैं सर। हम तो हॉरिजेंटल डिस्टेंस ही नहीं जानते। बताएंगे नहीं क्या? बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। कोई डिफाइन करेगा व्हाट डू यू मीन बाय द हॉरिजेंटल डिस्टेंस? कोई डिफाइन करेगा व्हाट डू यू मीन बाय द हॉरिजेंटल डिस्टेंस? यस और नो? अरे भैया कोई भी एक प्लेन ले लो, अगर इस प्लेन में हम दो पॉइंट ले लें और उन दोनों पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होगी, क्या वो हॉरिजेंटल डिस्टेंस होगी? जल्दी बोलो हाँ या ना। इफ द टू पॉइंट्स आर लाइंग ऑन द सेम प्लेन, if the two points are lying on the same plane, the distance between these two points will be considered as the horizontal distance. If the two points are lying, point A and this is the point B, are these points are lying on the same plane? If this is the point A, this is the point B, can I say these 2 points are lying on the same plane? Obviously, answer is no. When the 2 points are lying on the different plane, the distance between those points will be considered as the vertical distance. For example, height, for example, depth. तुम्हारा सर और तुम्हारे पैर क्या एक ही प्लेन पे हैं? तुम्हारा सर और तुम्हारा पैर क्या एक ही प्लेन पे हैं? नहीं है। तभी इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को तुम हाइट बोलते हो ना, और हाइट इज द वर्टिकल डिस्टेंस। हाइट इज द वर्टिकल डिस्टेंस। बात समझ में आई?
जब कभी भी हम इन दो लाइनों के बीच में एंगल मेजर कर रहे हैं और ये दोनों लाइनें एक ही प्लेन पे हैं, इनके बीच का जो एंगल होगा वो कैसा एंगल होगा? If both the lines are lying on the same plane, this angle will be considered as the horizontal angle or the vertical angle. कह रहा है 180, ये अलग ही खेल रहा है। अबे ये दो लाइनें हैं, एक की लाइन ए बी, एक की लाइन बी सी है, ये दोनों लाइन एक ही प्लेन पे हैं। मैं तुमसे ये पूछ रहा हूं कि ये एंगल जो होगा वो हॉरिजॉन्टल एंगल होगा या वर्टिकल एंगल होगा? कह रहा 90। हे भगवान मुक्ति दे दो मुझे, हो गया मेरा। भैया एंगल की वैल्यू नहीं पूछ रहे हो, इतने तुम जादूगर नहीं कोई देख के एंगल बता दोगे, अलग ही खेल रहे हैं ये। हम ऐसे कर रहे हैं, ये एंगल बता दे रहे हैं, देख रहे हो? इन्हें क्या जरूरत है सर्वेइंग पढ़ने की? इन्हें कोई इन्हें ना कोई इंस्ट्रूमेंट चाहिए एंगल मेजर करने के लिए, ना कोई मेथड चाहिए, ये देख के बताते हैं। काबिलियत देखिए इनकी, सुनना ही नहीं सवाल, लबर लबर करना है। करो लबर लबर, माइनस मार्किंग होती फिर। समझ रहे हो बात को? मैंने चारों टर्म डिफाइन कर दिए, तुम्हें पता चला कि नहीं चला? When all the points are lying on the same plane, distance will be horizontal distance. When all the lines are lying on the same plane, huh? When all the lines are lying on the same plane, the angle will be horizontal angle. If the points are lying on the different plane, vertical distance. If the lines are lying on the different planes, vertical angle. मगरमच्छ जब अपना मुंह खोलता है तो नीचे वाला और ऊपर वाला जो जबड़ा होता है ना, उसके बीच का जो एंगल होता है वो हॉरिजॉन्टल एंगल होता है या वर्टिकल एंगल होता है? अब समझ जाएंगे। पूरे सिलेबस में, पूरे सिलेबस में बस तुम्हें यही करना है। अब एक बार डेफिनेशन पढ़ लो, कोई तकलीफ हो तो बताओ। अब एक बार डेफिनेशन पढ़ लो, कहीं पे भी अंग्रेजी में कोई तकलीफ आ रही हो तो बताओ। आराम से पढ़ लो, कोई जल्दी नहीं है, हमें कोई जल्दी नहीं है। तो पहला टॉपिक हमें पढ़ना था व्हाट इज सर्वेइंग। क्लियर है सभी को? पहला टॉपिक हमें पढ़ना था व्हाट इज सर्वेइंग। क्लियर है सभी को? अगला टॉपिक पूछ रहा है ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्वेइंग। हेलो, पढ़ चुके हो भैया? अगला टॉपिक कह रहा है व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्वेइंग। हमें नहीं पता, तुम बताओ। इतनी बातें सुनी हैं तुमने इतनी देर से, इसके बेसिस पे मुझे बताओ कि सर्वेइंग का ऑब्जेक्टिव क्या था। तुम किसी भी पॉइंट की रिलेटिव पोजीशन को क्यों डिफाइन करना चाह रहे हो? तुम किसी भी पॉइंट की, ए पॉइंट की, बी पॉइंट की, ए पॉइंट की, बी पॉइंट की, सी पॉइंट की, डी पॉइंट की रिलेटिव पोजीशन क्यों डिफाइन करना चाह रहे हो? सर हम ये पोजीशन इसलिए डिफाइन करना चाह रहे हैं ताकि हम ए से लेके बी तक की डिस्टेंस को मेजर कर पाए, बी से लेके सी तक की डिस्टेंस को मेजर कर पाए, सारी डिस्टेंसेस को मेजर कर पाए। जब सारी डिस्टेंस मेजर कर लेंगे तो हम एरिया को मेजर कर पाए।
या फिर इन पॉइंट की पोजीशन को डिफाइन करके हम पेपर पे इनको रिप्रेजेंट करके इस जगह का मैप बना पाए। यही तो चाह रहे थे। क्या बिना मेजरमेंट के क्या इन पॉइंट्स की रिलेटिव पोजीशन को जाने बिना मैप बना सकते हो? शुभम कह रहे हैं डिवाइड एरिया इन स्मॉल पार्ट। ये प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग में पहुंच गए, देख रहे हो, यही यही समझा रहा था कि ये मत करना, यही समझा रहा था स्टार्टिंग में। हाँ, जो तुम बताना चाह रहे हो वो प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग में भी पढ़ेंगे, थोड़ी देर रुक जाओ, ठीक है। अनऑर्थोडॉक्स। तो भैया इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों कर रहे हो, सीधे सीधे बोल दो आसान भाषा में कि सर सर्वेइंग का जो मेन ऑब्जेक्टिव है टू प्रिपेयर प्लान और मैप, यही तो है, खत्म। सर्वेइंग का जो मुख्य ऑब्जेक्टिव है, इसमें आ गया ना तुम्हारा लीनियर मेजरमेंट, इसमें आ गया ना तुम्हारा एंगुलर मेजरमेंट, इसमें आ गया ना तुम्हारा प्लान, इसमें आ गया ना तुम्हारा हाउ वी कैन मेजर द एरिया, हाउ वी कैन मेजर द डिस्टेंस, हाउ वी कैन मेजर द एंगल्स, सभी बातें हो गई ना। इसमें आ गया ना तुम्हारा रिलेटिव पोजीशन। समझ रहे हो? सर मेरे मन में एक बहुत क्रांतिकारी सवाल आ रहा है सर। सुनने में तो अभी तक सब कुछ बढ़िया लग रहा है, सब कुछ समझ में आ रहा है, बट ना मुझे अभी भी ये इन दोनों में से ना पॉइंट क्लियर नहीं हुआ कि सर ये प्लान क्या होता, मैप क्या होता है, सर ये मैप क्या होता है, और ये सर प्लान क्या होता है। ये दो टर्म मुझे अभी भी फीलिंग नहीं क्लियर हुई, इसकी फीलिंग मुझे क्लियर नहीं हुई है। आओ क्लियर कराएं। जब तुम छोटे से थे, कभी ना कभी तो छोटे रहे होगे, तो जब कभी तुम स्कूल में पढ़ते थे तो एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता था जियोग्राफी। पढ़ा है? पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? कभी पढ़ा है जीवन में एक सब्जेक्ट, हिंदी में उसको बोलते हैं भूगोल। पढ़ा है? तो जियोग्राफी वाले सर या मैडम कभी कभी कहते थे कि कल इंडिया का लेके आना क्या, प्लान या मैप, याद करो फिर बताओ। वो कहते थे कल एक काम करना, कल हम लोग एक एक्सरसाइज करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, कल इंडिया का डैश लेके आना, प्लान या मैप। मैप कहते थे। उन्होंने कभी प्लान क्यों नहीं कहा? उन्होंने कभी प्लान क्यों नहीं कहा? कह ही नहीं सकते। जब तुम इंडिया का मैप लेके जाते थे तो तुम्हें नहीं लगता है जो भी इंडिया के जियोग्राफिकल फीचर्स हैं, ग्राउंड की पोजीशन को आप अगर पेपर पे रिप्रेजेंट करते हैं, पेपर के ऐसे टुकड़े को हम मैप कहते हैं। जब कभी भी हम ग्राउंड की इंफॉर्मेशन को पेपर पे रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं मैप। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? अभी थोड़ी देर पहले आर्किटेक्ट मैडम ने आपको क्या दिया था, भूल गए? अभी थोड़ी देर पहले तुम्हारी रिक्वायरमेंट के आधार पे उन्होंने एक पेपर तुम्हें पकड़ाया था। क्या ऐसी चीजें ग्राउंड पे बनी हुई हैं? क्या ऐसी चीजें अभी ग्राउंड पे एग्जिस्ट कर रही हैं? नहीं, ये प्लानिंग है जो तुम्हें बनाना है, जो तुम्हें कंस्ट्रक्ट करना है, जो तुम्हें एग्जीक्यूट करना है। मतलब अब तुम्हें पेपर से इंफॉर्मेशन को ग्राउंड पे इंप्लीमेंट करना है। जब आप पेपर से इंफॉर्मेशन को ग्राउंड पे इंप्लीमेंट करते हैं तो कागज के ऐसे टुकड़े को प्लान कहते हैं। दोनों ही कागज के टुकड़े हैं। तुम्हें प्लान बनाना हो या तुम्हें मैपिंग बनाना हो, दोनों के लिए तुम्हें पॉइंट की रिलेटिव पोजीशन को डिफाइन करना पड़ेगा। और तुम्हें उन पॉइंट्स की रिलेटिव पोजीशन को डिफाइन करने के लिए लीनियर मेजरमेंट करना पड़ सकता है, एंगुलर मेजरमेंट करना पड़ सकता है। बिना मेजरमेंट के तो पॉइंट डिफाइन होगा नहीं।
और व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्वेइंग इज क्लियर टू एवरीवन. And for any civil engineering project, you have to deal with both these things. For any civil engineering projects, you have to deal with all these things. दूसरा टॉपिक भी निपट गया. दूसरा टॉपिक भी निपट गया. ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्वेइंग भी निपट गया. डिवीजन ऑफ सर्वेइंग. हमने सर्वेइंग को पढ़ने के लिए, हमने सर्वेइंग को पढ़ने के लिए और समझने में हमें आसानी रहे, हमने सर्वेइंग को पढ़ने के लिए क्या करा, इस पूरे सर्वेइंग को बेस्ड ऑन द एक्यूरेसी, एक्यूरेसी के बेसिस में इस सर्वेइंग को अब हम दो तरीके से डिवाइड कर दे रहे हैं. जरा ध्यान से सुनना. We are dividing the entire surveying based on the accuracy in the two types of the surveying. एक होगा हमारा प्लेन सर्वेइंग और दूसरे को हम लोग आज के बाद बोलेंगे जियोडेटिक सर्वेइंग. पहला सर्वेइंग आपने बोला है, वन इज गोइंग टू बी द प्लेन सर्वेइंग एंड अनदर इज गोइंग टू बी द जियोडेटिक सर्वेइंग. सर ये प्लेन सर्वेइंग क्या होता है और ये जियोडेटिक सर्वेइंग क्या होता है, इसके बारे में बताएंगे? बिल्कुल बताएंगे. एक्चुअल में बेटा अगर आप अर्थ की सरफेस को देखोगे तो हमारी जो अर्थ सरफेस है वो कैसी है? इन एक्चुअल प्रैक्टिस अर्थ सरफेस इज हैविंग द कर्वेचर. एक्चुअल में अगर हम अर्थ सरफेस की बात करें तो क्या मैं बोल सकता हूं कि वहां पर कर्वेचर है? Our earth surface is the curved surface. मानते हो कि नहीं? Our earth surface is the curved surface, yes or no? अगर मैं बोलूं कि अर्थ पे कोई ये दो पॉइंट है ए और बी, अगर मैं बोलूं अर्थ पे कोई ये पॉइंट है ए और बी, अगर आपको एक्चुअल में इन दोनों के पॉइंट के बीच में डिस्टेंस मेजर करना है तो तुम्हें नहीं लगता है कि हमें इन दोनों पॉइंट के बीच में इस कर्व डिस्टेंस को मेजर करना चाहिए? तुम्हें नहीं लगता है कि इन दोनों पॉइंट की जब डिस्टेंस की बात होगी तो वी हैव टू मेजर दिस कर्व डिस्टेंस? एक तरीका तो ये है. लेकिन हमने बचपन में एक चीज समझी थी, कितना भी कर्व्ड सरफेस हो, अगर उसका एक स्मॉल एलिमेंट्री पार्ट आप कंसीडर करेंगे तो वो होगा एज अ स्ट्रेट पोर्शन. मानते हो कि नहीं? किसी भी कर्व का अगर आप एक स्मॉल एलिमेंट्री पार्ट देखते हैं तो आप पाएंगे कि वो होगा एज बिहेव करेगा एज अ स्ट्रेट पोर्शन. बस खेल यहीं पे खेल चेंज हो गया. तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, सर्वेइंग को, पूरे सर्वेइंग को दो तरीके से डिवाइड कर दे रहे हैं. एक हमने बोला कि जब कभी भी हम मेजरमेंट करेंगे, कौन कौन से मेजरमेंट करोगे बता चुका हूं. लीनियर मेजरमेंट, एंगुलर मेजरमेंट, बात खत्म. मेजरमेंट ऑफ द डिस्टेंस आप करेंगे या फिर मेजरमेंट ऑफ एंगल करेंगे? मेजरमेंट ऑफ द डिस्टेंस करेंगे या फिर आप मेजरमेंट ऑफ द एंगल करेंगे. जब कभी भी किसी भी पॉइंट की रिलेटिव पोजीशन को डिफाइन करने के लिए हम मेजरमेंट करेंगे और उस मेजरमेंट में अगर हम अर्थ के कर्वेचर के इफेक्ट को निग्लेक्ट कर देते हैं, अगर हम अपने मेजरमेंट में अर्थ के कर्वेचर के इफेक्ट को निग्लेक्ट कर देते हैं, मतलब हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि हमारी अर्थ सरफेस जो है वो कर्व्ड सरफेस ना होके प्लेन सरफेस है, तो ऐसे सर्वे को आज के बाद हम लोग बोलेंगे प्लेन सर्वे. तो क्या मतलब हुआ प्लेन सर्वे का? प्लेन सर्वे का मतलब क्या है? वी आर निग्लेक्टिंग द इफेक्ट ऑफ द कर्वेचर ऑफ अर्थ इन आवर मेजरमेंट. अपने मेजरमेंट में हम अर्थ के कर्वेचर के इफेक्ट को कंसीडर नहीं कर रहे हैं. मतलब अगर मुझे इन दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस मेजर करनी होगी तो मैं ये व्हाइट वाली डिस्टेंस मेजर कर लूंगा
और मैं बोलूंगा दिस इज गोइंग टू बी द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। ये जो व्हाइट लाइन का मैंने मेजरमेंट परफॉर्म किया है, क्या मैंने यहां पर अर्थ के कर्वेचर के इफेक्ट को कंसीडर किया है? जल्दी बोलो हाँ या ना। अगर मैं इन दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस मेजर कर रहा हूं एज अ वाइड डिस्टेंस, एज अ वाइड लेंथ, तो कैन आई से वी हैव नॉट कंसीडर्ड द इफेक्ट ऑफ द कर्वेचर ऑफ अर्थ इन आवर मेजरमेंट? हम लोगों ने अर्थ के कर्वेचर के इफेक्ट को कंसीडर नहीं किया है। यस और नो? बोलो भाई। और ऐसा कोई अगर आप मेजरमेंट करते हैं जहां पर कंसीडर द इफेक्ट ऑफ कर्वेचर ऑफ अर्थ, कंसीडर द इफेक्ट ऑफ कर्वेचर ऑफ अर्थ इन आवर मेजरमेंट, ऐसे सर्वे को आज के बाद हम लोग बोलेंगे जियोडेटिक सर्वे। ऐसे सर्वे को आज के बाद हम लोग जानेंगे जियोडेटिक सर्वे के नाम से। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्लेन सर्वे एंड जियोडेटिक सर्वे इज क्लियर टू एवरीवन। प्लेन सर्वे और जियोडेटिक सर्वे में क्या डिफरेंस है, ये बात सभी को क्लियर हो गई? यस और नो? मेरे कुछ सवाल हैं, कहो तो पूछ लूं तुमसे। इतना बताने के बाद मेरे तुमसे कुछ सवाल है, कहो तो पूछ लूं? पूछ लूं? मेरे लाल तुम मुझे ये बता दो, इन दोनों सर्वेइंग के तरीके में कौन सा सर्वे है जो एक्यूरेट होगा? विच सर्वे इज मोर एक्यूरेट? विच सर्वे इज मोर एक्यूरेट, प्लेन सर्वे और जियोडेटिक सर्वे? विच सर्वे इज मोर एक्यूरेट, प्लेन सर्वे और जियोडेटिक सर्वे, एंड वाई? कौन सा सर्वे ज्यादा एक्यूरेट होगा और क्यों होगा एक्यूरेट? कौन सा सर्वे ज्यादा एक्यूरेट सर्वे होगा और क्यों होगा? बिल्कुल सही आंसर है, जियोडेटिक सर्वे इज मोर एक्यूरेट एज कंपेयर टू द प्लेन सर्वे। वाई? क्योंकि भैया एक्चुअल में अर्थ की सरफेस में कर्वेचर है। तुम्हारे एज्यूम करने से कर्वेचर खत्म थोड़ा हो जा रहा है। तुमने एज्यूम किया है, ये तुमने एज्यूम किया है कि अर्थ पे कर्वेचर नहीं है, बट एक्चुअल में तो कर्वेचर है। तो सर जब कर्वेचर है तो फिर हम ऐसा एज्यूम क्यों कर रहे हैं, मेरे दिमाग में ये सवाल आ रहा है। जब अगर अर्थ के सरफेस पे कर्वेचर है तो फिर हमें कर्वेचर वाले मेजरमेंट ही करने चाहिए ना। तो फिर ये वाला पॉइंट भी तो मैंने बताया कि अगर लेंथ कम है, अगर एरिया कम है, तो तुम्हें नहीं लगता कर्वेचर का इफेक्ट बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं होगा? जैसे अगर मैं लीनियर मेजरमेंट के टर्म्स में बात करूं, अगर आप 12 किलोमीटर तक की कर्व डिस्टेंस को मेजर करिए और अगर आप 12 किलोमीटर तक की स्ट्रेट डिस्टेंस को, कर्वेचर को निगलेक्ट करके डिस्टेंस को मेजर करिए, दोनों में पता कितना डिफरेंस आएगा? दोनों में जो डिफरेंस आएगा वो 8 से 10 का आएगा। दोनों में जो डिफरेंस आएगा भाई साहब वो 8 से 10 का आएगा। इतनी बड़ी लेंथ में हम इतनी एरर को निगलेक्ट कर सकते हैं ना? तो ऐसा नहीं है कि प्लेन सर्वे के केस में एरर हो नहीं रही है। ऐसा नहीं है कि प्लेन सर्वे के केस में जो हम लीनियर मेजरमेंट कर रहे हैं या जो एंगुलर मेजरमेंट कर रहे हैं उसमें एरर हो नहीं रही है, बिल्कुल हो रही है। लेकिन वो एरर कम है, अगर एरिया कम है, अगर लेंथ कम है, तो हम उस एरर को निगलेक्ट कर देते हैं। लेकिन अगर एरिया ज्यादा होगा, लेकिन अगर डिस्टेंस ज्यादा होगी, तो फिर ये एरर भी ज्यादा होगी। तो फिर हम वहां पर, तो कैन आई से फॉर स्मॉल सर्वे वर्क वी कैन कंसीडर अर्थ सरफेस एज द प्लेन सरफेस। स्मॉल सर्वे वर्क के लिए क्या हम अर्थ की सरफेस को प्लेन सरफेस कंसीडर कर सकते हैं?
और अगर एरिया ज्यादा है, 195 किलोमीटर स्क्वायर से अगर एरिया ज्यादा है, तो फिर आप वहां पर जियोडेटिक सर्वे करिए। लेंथ अगर आपकी 12 किलोमीटर से ज्यादा है, तो फिर आप वहां पर जियोडेटिक सर्वे करिए, क्योंकि जब एरिया और लेंथ ज्यादा होंगे तो ये एरर भी ज्यादा होगी, फिर आप उसको निग्लेक्ट नहीं कर पाएंगे, फिर आप उसको निग्लेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो प्लेन सर्वे में आपने डिवाइड कर दिया एज पर आवर यूज, कि अगर हम स्मॉल एरिया में स्मॉल मेजरमेंट्स परफॉर्म कर रहे हैं, तो हम चाहें तो अर्थ के सरफेस को प्लेन सरफेस कंसीडर कर सकते हैं, बहुत ज्यादा हमारी इन एक्यूरेसी सर्वे वर्क में नहीं होगी। क्लियर है? एक नोट पॉइंट है, कहो तो डिस्कस कर लूं। एक नोट पॉइंट मेरे दिमाग में आ रहा है, कहो तो डिस्कस कर लूं। देखो, ये है तुम्हारा जियोडेटिक सर्वे और ये है तुम्हारा प्लेन सर्वे, यही तो है। ये है तुम्हारा जियोडेटिक सर्वे और ये है तुम्हारा प्लेन सर्वे, यही तो बोल रहे हो? यस और नो? ये होता है एक इंस्ट्रूमेंट जिसको बोलते हैं प्लम्बॉब, दिख रहा है? ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको बोलते हैं प्लम्बॉब, सभी को विजुअल है? इसकी एक खासियत होती, पता है? इसको तुम लाख डिस्टर्ब कर लो, और जब तुम इसको फ्रीली छोड़ोगे, तो भाई साहब ये एक डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। जब ये स्टेबल होगा, जब ये फाइनली स्टेबल होगा, तो ये एक डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो मैं नहीं लगता है इस प्लम बॉब की हेल्प से हम डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी का पता लगा सकते हैं। इस प्लम बॉब की हेल्प से हम इस डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी का पता लगा सकते हैं। और मानो या ना मानो, ये जो डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी या डायरेक्शन ऑफ प्लम्ब लाइन होगी, इट विल बी परपेंडिकुलर टू द अर्थ सरफेस। ये जो प्लम्ब लाइन होगी ये अर्थ सरफेस के परपेंडिकुलर होगी, मानते हो या नहीं मानते हो? ये प्लम बॉब बहुत भोला है, इसको कुछ नहीं पता है कि अर्थ का तुम प्लेन सर्वे कर रहे हो या जियोडेटिक सर्वे कर रहे हो। बहुत नादान है ये बहुत भोला और नादान है। इसको नहीं पता है कि तुम प्लेन सर्वे कर रहे हो या जियोडेटिक सर्वे कर रहे हो। ये इतना भोला है कि आपको बस केवल ये बता देगा कि भाई डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी किधर है, खत्म बात। या आपको ये बता देगा कि डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी किधर है, इतना बता सकता है बस आपको। तो अगर मैं इस कर्वेचर वाली सरफेस में 3-4 जगह प्लम्बॉब को रखूं, तो तुम्हें नहीं लगता है प्लम्बॉब के हालात कुछ ऐसे होंगे? तुम्हें नहीं लगता है प्लम्बॉब के हालात कुछ ऐसे होंगे? सभी जगह अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये एंगल कितना होगा? सभी जगह अगर तुम ध्यान से देखोगे तो अर्थ सरफेस के रिस्पेक्ट में ये डायरेक्शन ऑफ प्लम्ब लाइन जो होगी या डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी लाइन जो होगी, वो क्या होगी? 90 डिग्री पे होगी। और अगर यही प्लम बॉब मैं प्लेन सरफेस में अलग अलग जगह रखूं, अगर यही प्लम बॉब मैं प्लेन सरफेस पे अलग अलग जगह रखूं, तो हालात कुछ ऐसे होंगे। क्योंकि प्लम बॉब तो भोला है, प्लम बॉब तो भोला है, ये ज्यादा कुछ नहीं जानता है। ये सरफेस के परपेंडिकुलर आपको बता देगा कि डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी की लाइन क्या है। यही तो होगा। तुम्हें नहीं लगता है कि ये जो प्लम बॉब पहले केस में है, कहीं ना कहीं अगर ये अर्थ है तो कहीं ना कहीं तो इस अर्थ का सेंटर होगा? कहीं ना कहीं तो इस अर्थ का सेंटर होगा, और सेंटर में ही ग्रेविटी काम करती है। मतलब अगर तुम मेरी बात पे थोड़ा सा भी यकीन रखते हो तो तुम इस बात को मान जाओगे कि सर, इन द केस ऑफ जियोडेटिक सर्वे के केस में प्लम्ब लाइंस या फिर डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी लाइंस, प्लम्ब लाइन बोल दो या फिर डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी लाइन बोल दो,
ये तुम्हें नहीं लगता ये सभी की सभी लाइनें क्या होंगी, कंसेंट्रिक होंगी, ये सभी की सभी लाइनें अर्थ के सेंटर पे मीट करेंगी। देखो कोई जबरदस्ती नहीं है, मानते हो तो ही बोलना, मानते हो नहीं मानते हो तो बेधड़क होके बोलना नहीं मानते। जब लगे कि हाँ मान लेना चाहिए तभी बोलना, कोई जल्दी नहीं है। मानते हो? मानते हो कि इन द केस ऑफ जियोडेटिक सर्वे प्लम्ब लाइंस और द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी लाइंस आर कंसेंट्रिक, ऑल दीज लाइंस कंसेंट्रिक का मतलब ये सभी लाइनें कहीं एक ही पॉइंट पे जाके मिल जाएंगी वरुण जी, और वो पॉइंट है सेंटर ऑफ द अर्थ। दैट पॉइंट इज द सेंटर ऑफ अर्थ। ये जो पॉइंट है कहां पर मिलेंगी ये सभी लाइनें, अर्थ के सेंटर पे जाके मिल जाएंगी। लेकिन अगर प्लेन सर्वे की बात करें, लेकिन अगर प्लेन सर्वे की बात करें तो तुम्हें नहीं लगता है ये लाइनें कहीं नहीं मिलेंगी? ये लाइनें जो डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी और द प्लम्ब लाइंस हैं, ये जो आपकी डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी और द प्लम्ब लाइंस हैं, दे आर गोइंग टू बी पैरेलल टू ईच अदर। ये सभी एक दूसरे के पैरेलल होंगी। समझने में किसी को कोई तकलीफ? समझने में, इस बात को समझने में किसी को कोई तकलीफ? सॉइल मैकेनिक्स पढ़ लिया आपने इस बैच में? पढ़ लिया ना आपने? जियो टेक्निकल तो पढ़ लिया था ना? जियो टेक्निकल में आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल पढ़ा था? क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल पढ़ा था, याद आ रहा है? क्यों पढ़ा था? वो चैप्टर क्यों पढ़ा था? Why you have discussed that chapter, that was classification of soil? सॉइल को आपने क्लासिफाई क्यों किया था? किसने कहा था करो? करना ही है। कोई ना कोई तो रीजन रहा होगा जिसकी वजह से आपने सॉइल को क्लासिफाई किया। तो कह रहा था सिलेबस में था इसलिए। देख रहे हो, यही दिक्कत है। बाहर निकलो, समझने की कोशिश करो। ये सिलेबस सिलेबस तो चला जाएगा अभी, समझ रहे हो? बिल्कुल सॉइल की स्टडी को आसान करने के लिए, सॉइल के साइज के बेसिस पे, किसी एक बेसिस पे आपने उसको अलग अलग क्लासिफाई कर दिया था, जिससे उसके बारे में पढ़ना, समझना और उस ज्ञान को इम्प्लीमेंट करना हमारे लिए आसान हो गया था। इसलिए हमने सॉइल को क्लासिफाई किया था। दैट्स व्हाई वी हैव डिस्कस्ड द क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉइल। कि भैया ये सैंडी सॉइल है, ये क्लेई सॉइल है, ये सिल्टी सॉइल है, इनकी ये प्रॉपर्टीज होगी, इनकी ये रेंज होगी। यही तो खेल था। पहचानना आसान हो गया था कैसी सॉइल है। अब बोल रहे सॉइल है, सॉइल है, सॉइल है, पता ही नहीं चल रहा कैसी सॉइल है। क्लासिफिकेशन कर दिया था तो अंडरस्टैंडिंग बेटर हो गई थी ना। ना करते क्लासिफिकेशन, सारी सॉइलें एक ही जैसी लगती तुम्हें। अब वो इस बात पे परेशान है कि सर आपने बोला चैप्टर नंबर 2, लेकिन हमने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था। देख रहे हो कहाँ उलझा हुआ है बेचारा ये, कहाँ रह गया मेरा लाल ये। इसको कोई बुला के लाओ भाई, काफी पीछे छूट गया है। कोई तो ले आओ इसे। कहाँ छूट गया ये? कहाँ छूट गए मेरे लाल? आ जाओ, मैं इंतजार करता हूँ तुम्हारा, फिर चलेंगे साथ साथ। हम बताना चाह रहे हैं क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है। वो परेशान है कि आप सर गलत बोल रहे हैं। हमारी आधी जिंदगी तो यही ढूंढने में निकल जाती कि हम यही पता रखते हैं, हम यही करते रहते कि सामने वाले की गलती क्या है, बस यही ढूंढना हमें। आधा जीवन इसी में बर्बाद है
कि बस सामने वाला गलत क्या बोल रहा है ये देखो। बस सर ने बोल दिया चैप्टर नंबर 2, अरे चैप्टर नंबर 2 तो कोई और था, चैप्टर नंबर 3 है, सर आप गलत बता दिए। खुश हो गए इसी में, इसी में खुश है। भैया हम चैप्टर नंबर 2 और 3 नहीं बताना चाह रहे थे प्रभु, हम तुम्हें ये बताना चाह रहे थे कि क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है। समझ रहे हो क्यों करते हैं क्लासिफिकेशन? और इसलिए बताना चाह रहे थे क्योंकि अगला टॉपिक वही है। भावनाएं तो समझो मेरी, तुम समझी नहीं रहो, क्योंकि अगला चैप्टर अगला टॉपिक वही है यार, हद करते हो। इन्हें लग रहा है सर पता नहीं कौन सी बातें कर रहे हैं। मत मानो, ये लो, डिवीजन खत्म हो गया, अब क्या पढ़ोगे? चैप्टर नंबर 2। हाँ, इसलिए बता रहे थे क्लासिफिकेशन। इनको क्लासिफिकेशन नहीं समझना, इन्हें चैप्टर नंबर 2 और 3 में बड़ा मजा आ रहा है। चलें पढ़ लें अगला टॉपिक अगर इच्छा हो, गुरुजी आज्ञा है। नहीं, जज्बात है निकल जाते हैं यार, अब क्या करें, जज्बात है निकल जाते हैं। चलें आगे। नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस, दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द सर्वेइंग। अब पहला सवाल तो यही आता सर क्यों कर रहे हैं क्लासिफिकेशन? दे दिया जवाब, क्यों कर रहे थे सॉइल का क्लासिफिकेशन? तो अभी अभी तो बताया कि सर उनकी प्रॉपर्टीज को समझना आसान हो जाए, उनको पढ़ना आसान हो जाए, इसीलिए तो क्लासिफिकेशन किया था। तो सर्वेइंग ही है, सर्वेइंग नहीं बदलेगी, सर्वेइंग का उद्देश्य नहीं बदलेगा, सर्वेइंग का तरीका नहीं बदलेगा, सर्वेइंग का मकसद नहीं बदलेगा। मकसद आज भी हमारा वही है, एक क्या मकसद है कि तुम्हें समझ में आ जाए। अपने जीवन में बस एक क्या मकसद लेके घूम रहे हैं हम कि तुम्हें समझा दें। समझ रहे हो? तो सर्वेइंग का भी वही मकसद है कि हम किसी पॉइंट की रिलेटिव पोजीशन को डिफाइन करना चाहते हैं। उसके लिए हम लीनियर मेजरमेंट करने को तैयार हैं साहब, उसके लिए हम लोग एंगुलर मेजरमेंट करने को तैयार है, जो कुछ कहोगे करने को तैयार है। वी वांट टू डिफाइन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द पॉइंट, पॉइंट मे बी ऑन द अर्थ सरफेस, अबव द अर्थ सरफेस और बिलो द अर्थ सरफेस। मकसद आज भी वही है, तरीके बदल जाएंगे। आओ आओ, तो अगला जो स्टेप, अगला जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं दैट इज द टॉपिक नंबर 4, सब टॉपिक, जिसको मैं बोल देता हूं क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉइल, सॉरी क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग। तो अपनी सहूलियत के लिए, किसी के ऊपर एहसान नहीं कर रहे हो तुम, फर्जी उड़ना नहीं, अपनी सहूलियत के लिए तुमने सर्वेइंग को अलग अलग तरीके से क्लासिफाई कर दिया है। कैसे क्लासिफाई किया देखो। तो पहला क्लासिफिकेशन मैंने किया है, पहला क्लासिफिकेशन मैंने किया है बेस्ड ऑन, किसके बेसिस पे कर दे, जो बोल दे यार तुम, बेस्ड ऑन द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड, डेटा कलेक्ट करने के लिए, किसी पॉइंट की रिलेटिव पोजीशन को डिफाइन करने के लिए, किसी पॉइंट की रिलेटिव पोजीशन को डिफाइन करने के लिए जो आप मेजरमेंट कर रहे हैं, उस मेजरमेंट को करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए आप कोई ना कोई तो इंस्ट्रूमेंट यूज करोगे। अब कोई डिस्टेंस मेजर करनी, कोई एंगल मेजर करना, देख के बता दोगे क्या? कुछ हैं क्रांतिकारी लोग बता सकते हैं, बट आम आदमी तो नहीं बता पाएगा देख के।
कुछ होते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग जो अपने बैच में भी हैं, एक लोग थे अभी बीच में, एक दो लोग थे, बताते 190 180 डिग्री 90 डिग्री अलग ही खेल रहे थे। लेकिन एक आम हमारे और तुम्हारे जैसा जो आम इंसान होता है, उसको अगर कोई डिस्टेंस मेजर करनी है, उसको अगर कोई एंगल मेजर करना है, तो मेरे हिसाब से उसको कुछ इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ेगी। जो इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो उसके बेसिस पे सर्वे को क्लासिफाई कर दो। जो भी इंस्ट्रूमेंट आप यूज कर रहे हैं उसके बेसिस पे आप सर्वे को क्लासिफाई कर दीजिए। जो इंस्ट्रूमेंट का नाम आए याद लिख दो, उसके आगे लगा दो सर्वेइंग, खेल खत्म। सर हमें याद आ रहा है चैन, लो। सर हमें याद आ रहा है टेप, लो। सर हमें याद आ रहा है टोटल स्टेशन। सर हमें याद आ रहा है कंपास। सर हमें याद आ रहा है थियोडोलाइट। सर हमें याद आ रहा है थियोडोलाइट। अब यही करते रहें क्या यार कल तक? हैं, और कोई काम नहीं बचा है क्या मेरे पास? और कोई काम नहीं बचा है क्या? दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द सर्वेइंग दैट यू हैव डन बेस्ड ऑन द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर द मेजरमेंट। मेजरमेंट के लिए आपने किस इंस्ट्रूमेंट को यूज किया है उसके बेसिस पे यहां पर आपने सर्वेइंग को क्लासिफाई किया है। उसके बेसिस पे आपने यहां पर सर्वेइंग को क्लासिफाई किया है। किसी को कोई तकलीफ? बोलो भाई। दूसरा क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं, पर्पस क्या है डेटा को कलेक्ट करने का। हर सर्वे का पर्पस सेम नहीं होता है। सर्वे का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ द डेटा, लेकिन हर सर्वे का पर्पस सेम नहीं होता है। जब हाइट का डेटा चाहिए था, हाइट का इंफॉर्मेशन चाहिए था, तो हाइट का डेटा कलेक्ट किया था ना। जब वेट की इंफॉर्मेशन चाहिए था तो वेट का डेटा कलेक्ट किया था ना, है कि नहीं? दोनों ही कलेक्शन ऑफ डेटा थे, पर्पस तो अलग अलग थे। एक में हाइट की जानकारी चाह रहे थे, एक में वेट की जानकारी चाह रहे थे। एक में 10th के मार्क्स की जानकारी चाह रहे थे, एक में 12th के मार्क्स की जानकारी चाह रहे थे। क्या पर्पस सेम थे? क्या हर बार डेटा को कलेक्ट करने का पर्पस सेम था? जवाब तो दे दो हाँ या ना में। जवाब तो दे दो मेरे लाल, बोलो। जवाब तो दे दो मेरे लाल। नहीं था ना। जैसे टोपोग्राफिकल सर्वे, जैसे टोपोग्राफिकल सर्वे हमारे आसपास जितने भी मैन मेड और नेचुरल फीचर्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, तालाब है, नदी है, झरने हैं, पहाड़ हैं, इन सब इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके एक सुंदर सा मैप बना दें, वो मैप कहलाएगा टोपोग्राफिकल मैप उस जगह का। उस टोपोग्राफिकल मैप को बनाने के लिए जो आपने सर्वे किया है उसको प्यार से हम लोग बोलेंगे टोपोग्राफिकल सर्वे। क्या बोलेंगे बेटा? उसको प्यार से हम लोग बोलेंगे टोपोग्राफिकल सर्वे। जियोलॉजिकल सर्वे सुना है? जियोलॉजिकल सर्वे सुना है, हाँ या ना? अर्थ के नीचे जो मिनरल्स हैं उनकी जानकारी कलेक्ट करना चाह रहे हैं। अर्थ सरफेस के नीचे कहाँ सोना दबा हुआ है, कहाँ चांदी दबी हुई है, कहाँ ये दबा हुआ है, कहाँ वो दबा हुआ है, कहाँ गैस है, हाँ कहाँ पेट्रोल है, ये सब जानना चाह रहे हैं। इसके लिए कौन सा सर्वे करोगे? टोपोग्राफिकल सर्वे नहीं। वो अर्थ के ऊपर वाली बातें चल रही थी। दोनों जगह डेटा कलेक्शन हो रहा है, बट क्या पर्पस सेम है? जल्दी बोलो हाँ या ना। जल्दी बोलो हाँ या ना। हाइड्रोग्राफिक सर्वे, जो वाटर बॉडीज होती हैं, जो वाटर बॉडीज होती हैं उनका सर्वे, उनकी इंफॉर्मेशन। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो?
आर्कियोलॉजिकल सर्वे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे, पुरातत्व विभाग, पुरातत्व विभाग, पुराने पुराने जो एंटीक स्ट्रक्चर है, एंटीक बॉडीज हैं, उनकी इंफॉर्मेशन, उनका डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। फॉर दैट वी विल परफॉर्म द आर्कियोलॉजिकल सर्वे। समझ रहे हो खेल? सिटी सर्वे, किसी भी शहर का रूट सर्वे, रूट सर्वे। एक सर्वे होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कैडेस्ट्रियल सर्वे। कैडेस्ट्रियल सर्वे का मतलब क्या होता है? जो आपकी बिल्डिंग्स हैं, प्रॉपर्टी है, जैसे मान लो बड़ी सी जगह है, उसमें 100 लोगों की प्रॉपर्टी है, तो केवल उसमें प्रॉपर्टी लाइन इंडिकेट्स करी जाएंगी, डिटेल नहीं होगी। इतना बाई इतना मिस्टर एक्स का है, इतना बाई इतना मिस्टर वाई का है, इतना बाई इतना मिस्टर जेड का है। हर बिल्डिंग की, हर प्रॉपर्टी की प्रॉपर्टी लाइंस को इंडिकेट करने के लिए जो हम लोग सर्वे करते हैं उसको बोलते हैं कैडेस्ट्रियल सर्वे। क्या बोलते हैं? अब यही करते रहें। खसरा खतूनी बहुत तेज है ये, यूपी से है पक्का, हमें लग रहा है कहीं आसी पास से लग रहा है। खसरा खतूनी है, चचा लग रहा लेखपाल है इनके। क्यों? हैं? प्रयागराज से हैं, बिल्कुल सही जगह से हो। हम्म, समझ गए? अरे समझ गए। कौन कौन कहाँ कहाँ से, एक बार बताओ जरा चैट बॉक्स में। कौन कौन कहाँ कहाँ से, एक बार बताओ जरा। हम कानपुर से हैं भाई। हाँ, तुम लोग बताओ जरा, तब तक थोड़ा गले को आराम दे दें। हम्म, पूरा भारत ही जुड़ा हुआ है। लखनऊ, बेगूसराय बिहार, सीहोर बिहार, बिहार महोबा, कश्मीर, वाह। उत्तराखंड, कानपुर देहात, कहाँ पुखराया से हो का? हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, वेरी गुड, रीवा, है, बहुत बढ़िया, महाराष्ट्र, पुणे, नेपाल, बहुत बढ़िया। सभी कोनों से, असम, वेरी गुड। अंडमान निकोबार, नालंदा बिहार, बहुत बढ़िया यार। कोटा, अफगानिस्तान, अरे वाह। बलिया, नबीपुर, अच्छा। अंकुर अलग ही खुश हैं, इनको बड़ा मजा आ गया, ये कमेंट करके खुश हो गए। इनके जीवन में क्लास अटेंड करने का मकसद पूरा हो गया, देख रहे हो? तो पूरा मिर्जापुर, बहुत बढ़िया। पता नहीं कौन सा क्या मिल जाता है इन लोग को। कह रहा मार्स से है, बस। उसको लगा सब, कितनी मूर्ख है ये दुनिया। सब कहाँ कहाँ से हैं बता रहे हैं, हम कुछ अलग करते हैं। हम मार्स से हैं सर, कमेंट करके खुश है अपने में ही। है, कब जाएगा ये बचपना? है, खुश है, उसको किसी से सर्टिफिकेट थोड़ा चाहिए खुश होने के लिए, खुश है अपना मार्क्स। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द पर्पस इज क्लियर टू एवरीवन, यस और नो? अरे हमको ऐसे मिस विस मत किया करो, हमको लगता है कहीं धरती वर्ती छोड़ तो नहीं दिए, तब मिस कर लेते हो। हम्म, हम यही हैं भैया। मिस विस कहाँ जा रहे हैं? मिस टेलीग्राम ग्रुप दे दिया है, ज्वाइन कर लिया करो, सुबह शाम मैसेज करते रहा करो। क्या दिक्कत है? उसमें क्या जा रहा है? हम्म, कोई रोक थोड़ा रहा है।
इतने सोशल मीडिया कहीं से भी कनेक्ट हो जाओ सुबह शाम। और सर कैसे हैं? हम्म। अब क्या घर कानपुर में घर का एड्रेस बता दें? कर देते हैं, रिप्लाई कर देते हैं। अब कई बार आप लोग भी देखते हो कि उसमें अननेसेसरी बातें कर रहे हैं। हैं? मतलब खुद ही कोई सवाल पूछेगा, फिर खुद ही कोई जवाब दे देगा, कहेगा हो गया, वाह 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 वाह। अरे तो क्या रिप्लाई करें उसमें हम? हैं? तो ऐसा लगता है ग्रुप में डालते ही क्लियर हो जाता है। तो देखते रहते हैं, ऐसी बात नहीं है। जब लगता है जैसे कोई एक बच्चा बड़ा परेशान था। हाँ, एक बच्चा भी परेशान था कि सर क्लास वाली उसका अपडेट दे दीजिए, तुरंत बताया था उसको, तुरंत विद इन 1 मिनट। ऐसा नहीं है, काम की चीजें सारी बता देते हैं। चलो आगे डिस्कस करते हैं। तो दिस वाज द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द पर्पस। समझ रहे हो? तो दिस इज द, हर सर्वे का पर्पस अलग अलग है। सर्वे वही है, कलेक्शन ऑफ डेटा। सर और कोई तरीका भी है क्या सर्वेइंग को क्लासिफाई करने का? सर और कोई तरीका भी है क्या सर्वेइंग को क्लासिफाई करने का? हाँ बिल्कुल तरीका है, देखो। सर बेस्ड ऑन द मेथड ऑफ सर्वे, डेटा कलेक्शन के लिए कौन सा मेथड आप यूज कर रहे हैं उसके बेसिस पे भी तो सर्वेइंग को क्लासिफाई किया जा सकता है। Based on the method of the surveying that we are using for the collection of the data, on that basis we can also classify the survey. Do you agree on this point? तो एक तो आपने इंस्ट्रूमेंट के बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया, दूसरा आपने पर्पस के बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया। अब जैसे मैंने बोला सर्वेइंग के लिए मैं यूज कर रहा हूं ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वेइंग। तो बचपन में हम सभी लोगों ने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। अगर हम ट्रिग्नोमेट्री के कंसेप्ट को अप्लाई करके, मतलब डिस्टेंस और एंगल का मेजरमेंट करके किसी पॉइंट की रिलेटिव पोजीशन को डिफाइन कर पाएंगे, अभी हमें नहीं पता कैसे कर पाएंगे, लेकिन अगर विद द हेल्प ऑफ द बेसिक कंसेप्ट ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री हम किसी भी पॉइंट की रिलेटिव पोजीशन को डिफाइन करते हैं, तो क्या उसको हम ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे बोल सकते हैं? जल्दी बोलो हाँ। जैसे हो गया आपका ट्रैवर्सिंग, अभी नहीं पता क्या होता है, तरीके हैं। ट्रायंगुलेशन, ट्रायंगुलेशन, ऑल दीज आर द डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स। सबका काम अभी भी डेटा कलेक्शन है, सबका काम अभी भी डेटा कलेक्शन है, बट बेस्ड ऑन द डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स वी कैन ऑल्सो क्लासिफाई द सर्वे लाइक दिस। और कोई तरीका है क्या सर्वे करने का? हाँ बिल्कुल है। कौन सी जगह पे सर्वे कर रहे हो? कौन सी जगह पे सर्वे कर रहे हो? लैंड सर्वे, जमीन पे सर्वे कर रहे हो कि समुद्र पे सर्वे कर रहे हो? मरीन सर्वे। चांद तारों की बातें बहुत करते हैं आजकल के लोग, करते हैं ना। अभी ये कुछ बड़ा वायरल भी हुआ था, चांद तारे तोड़ लाऊंगा, कुछ था ही, सब हमको नहीं याद है थोड़ा। हाँ था ना। तब जब तुम्हारा मन करे चांद तारों की, जब तुम किसी से बात करना, तो ये मत समझना चांद तारों की बातें कर रहे हो, तुम वहां पर सर्वे कर रहे हो। कौन सा सर्वे? ऐसे सर्वे को बोलते हैं, ऐसे सर्वे को हम लोग बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। जहां पर आप पता, जहां पर आप पता लगाते हैं पोजीशन ऑफ द सन, पोजीशन ऑफ द स्टार, पोजीशन ऑफ द मून, दैट टाइप ऑफ द सर्वे इज नोन एज द एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। तो भैया सर्वे कहां पर कर रहे हो, इसके बेसिस पे भी, इसके बेसिस पे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, सर्वे का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। कोई समस्या किसी को लगी हो तो बताओ। किसी को भी ये बात समझने में कहीं पे भी कोई डाउट हुआ हो कि हाउ वी आर क्लासिफाइंग द सर्वेइंग एंड व्हाई वी आर क्लासिफाइंग द सर्वेइंग,
तो आप इत्मीनान से बता सकते हैं टॉपिक ओवर हो गया मेरे साइड से। तो आप इत्मीनान से बता सकते हैं टॉपिक इज ओवर फ्रॉम माई साइड। टॉपिक इज ओवर फ्रॉम माई साइड। तो आज की क्लास में अगर मैं समराइज करूं एक बार, तो इफ आई एम गोइंग टू समराइज दिस क्लास, तो वी कैन से वी हैव कंप्लीटेड द 4 सब टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर। और ये सब फंडामेंटल है, बेसिक है, बेसिक जानकारी। अभी तक कुछ खास हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, ये भी बता दूं मैं तुम्हें। अभी तक बस हम लोग सर्वेइंग को थोड़ा सा फंडामेंटल लेवल पे समझने की कोशिश कर रहे थे, और उस कोशिश के दौरान हम लोगों ने डेफिनेशन ऑफ सर्वेइंग को समझा, डिटेल में समझा, तसल्ली से समझा, इत्मीनान से समझा। अगला डिस्कशन हम लोगों ने किया रिलेटेड टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सर्वेइंग। ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्वेइंग का डिस्कशन कर लिया। देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द डिवीजन ऑफ द सर्वेइंग। देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ द सर्वेइंग। चलो एक टॉपिक और पढ़ा देते हैं, मन कर रहा है। तो एक टॉपिक अगला डिस्कस कर लेते हैं, ऑपरेशंस इन सर्वेइंग। ये कल डिस्कस कर देंगे, ये नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर देंगे। इसमें थोड़ा डिटेल डिस्कशन रिक्वायर्ड है, समझने वाली बातें हैं। चलेगा? ठीक है, तो ये कल डिस्कस कर देंगे। एक टॉपिक और लास्ट आज का डिस्कस कर लेते हैं, ऑपरेशंस इन सर्वेइंग। तो ये 6th टॉपिक है, ऑपरेशंस इन सर्वेइंग। चलो इसकी बात कर लेते हैं, बहुत आसान है। तुम कोई भी सर्वे कर रहे हो, तुम तुम कोई भी सर्वे कर रहे हो, कैसा भी सर्वे कर रहे हो, अल्टीमेटली तुम डेटा नोट करते चलो अभी, या फिर क्लास के बाद ये पीडीएफ आपको शेयर कर दिया जाएगा, उस पीडीएफ की हेल्प से नोट कर लेना। सर आपने चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंस नहीं बताया, रे सब बता देंगे, क्यों नहीं बताएंगे? हाँ, तो ऐसा कुछ है नहीं कि छुपा के ले जाएंगे, सब बता देंगे। कभी कभी आगे पीछे हो जाता है, बिल्कुल बता देंगे। हैं, टेंशन मत लो तुम, कोई टेंशन नहीं लेगा भाई, अभी तो शुरू किया है। ठीक है, क्या बता रहा था? यस, ऑपरेशंस इन सर्विंग। कोई भी सर्वे हो, बेस्ड ऑन द मेथड यूज, बेस्ड ऑन द इंस्ट्रूमेंट यूज, बेस्ड ऑन द पर्पस यूज। खेल कहाँ से शुरू होगा? कोई भी सर्वे अगर तुम्हें करना है, कहीं का भी डेटा कलेक्ट करना है, किसी भी पॉइंट की रिलेटिव पोजीशन डिफाइन करनी है, सबसे पहला काम क्या होगा, सबसे पहला स्टेप क्या होगा? किसी भी सर्वेइंग का सबसे पहला और महत्वपूर्ण स्टेप क्या होगा? आप ही बताओ मुझे। सबसे पहला और महत्वपूर्ण स्टेप क्या होगा? तुम्हें नहीं लगता है किसी भी सर्वे का सबसे पहला स्टेप होना चाहिए प्लानिंग? किसी भी सर्वे का सबसे पहला और इंपॉर्टेंट स्टेप होगा, वो होगा प्लानिंग। सर क्या प्लान करना है? क्या प्लान करना? अरे भैया, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करोगे मेजरमेंट के लिए, कौन सा मेथड लगाओगे मेजरमेंट के लिए, क्या पर्पस है डेटा कलेक्शन का, कितनी एक्यूरेसी चाहिए मेजरमेंट में, ये सब कौन बताएगा? बताओ, कौन बताएगा? कि बस ऐसे ही मन कर गया, कोई भी इंस्ट्रूमेंट उठा लिया, कोई भी मेथड लगा दिया, किसी भी एक्यूरेसी में मेजरमेंट कर लिया, ऐसे काम चलेगा क्या? तुम ही बताओ। तो प्लान करो ना कि सर दिस पर्टिकुलर मेथड वी आर गोइंग टू अप्लाई, डेटा कलेक्शन के लिए हम ये मेथड लगाएंगे, इस इंस्ट्रूमेंट को करेंगे, इतनी डिजायर्ड लेवल ऑफ एक्यूरेसी हमें रिक्वायर्ड है, हमारे डेटा कलेक्शन का ये पर्पस है। ये सारी चीजें डिसाइड करो ना, कौन करेगा, कहाँ करेगा? प्लानिंग वाले फेज में ही तो करेगा। द फर्स्ट एंड द वेरी इंपॉर्टेंट ऑपरेशन इन्वॉल्व इन द सर्वेइंग, दैट इज द प्लानिंग। अब चलो, ये सब हो गया, ये सब हो गया। अब प्लानिंग कर ली, इंस्ट्रूमेंट का सिलेक्शन कर लिया, मेथड का सिलेक्शन कर लिया, अब क्या करें बताओ?
बताओ भाई क्या करा जाए, अगला स्टेप क्या करें। अरे भैया अब जाके जब प्लानिंग कर ली, सब कुछ कर लिया है, तो फील्ड में जाके मेजरमेंट परफॉर्म करो, और क्या करोगे। तो अब जब सारी चीजें फाइनल कर ली हैं तो फील्ड में जाइए और फील्ड मेजरमेंट परफॉर्म करिए। लीनियर डिस्टेंस को मेजर करो, एंगल को मेजर करो, ये सब करो। मेजरमेंट कर लिया, अब क्या करें। मेजरमेंट कर लिया, अब क्या करें। मेजरमेंट करने के बाद आपने क्या करा, डेटा को कलेक्ट कर लिया, कलेक्शन ऑफ डेटा। अब इस डेटा को क्या करिए, प्रोसेस करिए अपनी चाहतों के अनुसार, अपनी जरूरतों के अनुसार। और इस डेटा को प्रोसेस करके क्या बना लीजिए, इस डेटा को प्रोसेस करके जो आपको डेटा मिला है, इसको प्रोसेस करके आप प्लान बना लीजिए, मैप बना लीजिए। यही तो चाह रहे थे। और अगर मैप बनाया है, प्लान बनाया है, तो अगर फॉर एग्जांपल प्लान आपने बनाया है, तो अगला और लास्ट स्टेप क्या आएगा, सेटिंग आउट वर्क। जो कुछ भी प्लान किया है उसको फील्ड में दोबारा से आके इंप्लीमेंट कर दो एज पर द प्लानिंग। जो आपकी प्लानिंग जो अभी आपने पेपर में रिप्रेजेंट की है, उस प्लानिंग को फील्ड में इंप्लीमेंट कर दीजिए। इसको हम लोग बोलते हैं सेटिंग आउट वर्क। और कुछ करना हो तो बताओ सर्वेइंग में। दीज आर द ऑपरेशंस इन्वॉल्व इन द सर्वेइंग। फालतू परेशान थे, फालतू लोड ले रहे थे तुम लोग, फालतू टेंशन ले रहे थे, सर ऑपरेशंस क्या होंगे, ऑपरेशंस क्या होंगे। बताओ भाई, ऑपरेशंस ये होंगे। एग्जीक्यूशन बिल्कुल सही, दिस डील्स विद द एग्जीक्यूशन वर्क, बिल्कुल सही। जो प्लानिंग की गई है उसको क्या कर दीजिए, एग्जीक्यूट कर दीजिए। जो प्लानिंग की गई है उसको क्या कर दीजिए, एग्जीक्यूट कर दीजिए। कोई तकलीफ किसी मेरे लाल को, किसी भी मेरे बच्चे को कहीं पे कोई भी तकलीफ हो, कोई भी समस्या हो, कोई भी परेशानी हो, कोई भी नाराजगी हो, कोई भी दिक्कत हो, जो जो टॉपिक हम लोगों ने पढ़े हैं फंडामेंटल ऑफ सर्वेइंग में, डेफिनेशन ऑफ सर्वेइंग, पर्पस ऑफ सर्वेइंग, डिवीजन ऑफ सर्वेइंग, classification of surveying, operations in surveying. These are the 5 topics that we have covered in the today's class. We are left with the one topic, that is the principles of the surveying. For that we will have the tomorrow discussion. So tomorrow in the first class we will discuss about the principles of the surveying. That is the important and frequent topic in your exam. You will find some question related to the principles of the surveying, so that we will have the discussion for that topic in the tomorrow's class. So everyone please confirm in the chat box that today's discussion is clear to everyone. If the entire discussion of the today's class is clear to everyone, mark the chat box in red color. दिस वॉज ऑल अबाउट फॉर दिस क्लास। मिलते हैं कल आगे की बातचीत के लिए, सर्वेइंग के और भी कंसेप्ट को डिस्कस करने के लिए। क्लास टाइमिंग 6 to 8 PM, ये आपके स्टैंडर्ड टाइम्स हैं, और 8:30 PM टू 10:30 PM, दीज आर द क्लास टाइमिंग्स दैट यू नीड टू फॉलो। ठीक है, तो स्टार्टिंग टाइम तो सेम रहेगा, एंड टाइम में भी डिपेंड, इट मे बी सब्जेक्टेड टू द टॉपिक, टॉपिक के बेसिस पे डिपेंड करेगा। तो कभी क्लास, जैसा मैंने आपको बोला, कुछ पहले भी खत्म हो सकती है, कभी क्लास एक्सटेंड भी हो सकती है थोड़ी बहुत। वो टॉपिक कहाँ पर कैसा चल रहा वो डिपेंड करता है। और जो लोग नए हैं, जो लोग कनेक्टेड नहीं है, तो क्षितिज सर
PW, ये भैया टेलीग्राम का ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर लेना, सारे अपडेट मिलते रहेंगे। जो हम लोग ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में हाईवे इंजीनियरिंग की बात कर रहे थे, उसका एक लेक्चर आपका बचा हुआ है, ठीक है। उसका एक लेक्चर आपका बचा हुआ है जिसमें हम लोग डिजाइन ऑफ रिजिड पेमेंट की बात करेंगे, ठीक है। स्ट्रेस एनालिसिस की बात करनी है और ज्वाइंट की बात करनी है। तो इस सैटरडे संडे में आपका वो पॉइंट टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। तो मंडे टू फ्राइडे वी विल हैव द डिस्कशन फॉर द सर्वेइंग, एंड सैटरडे संडे में सुपर 1500 क्या है, 1500 क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। पूरे सिविल इंजीनियरिंग के सभी सब्जेक्ट के टोटल 1500 क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे। तो क्वेश्चन की हेल्प से आपको रिवीजन कराया जाएगा। जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं, जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है उनकी प्रैक्टिस होगी और उन कंसेप्ट्स को आप रिवाइज कर पाएंगे क्वेश्चंस की हेल्प से, ठीक है। तो आई थिंक दैट यू हैव एंजॉयड द टुडेज सेशन। आज की क्लास को आपने बढ़िया से एंजॉय किया है। और अभी तो बहुत एज सच क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, आप चाहें तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं। यू विल फाइंड सम क्वेश्चन related to the division of surveying in your GATE and ESE previous year. You will find some question related to the classification of the surveying. तो क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं अटेम्प्ट करना आप गेट और ईएससी के प्रीवियस ईयर। तो ये आज की क्लास का डिस्कशन था, मिलते हैं कल फॉर द फर्दर डिस्कशन। थैंक यू एवरीवन, कीप लर्निंग, थैंक यू।